हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करिए जल्दी से। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं विंड्स। ठीक है, विंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और आज का लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ नहीं आया आज का लेक्चर, तो जो आगे हम इंडिया का मानसून पढ़ेंगे या क्लाइमेट पढ़ेंगे वो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। जब अल नीनो या फिर ला नीना के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो है विंड सिस्टम से लिंक्ड है। मानसून एक तरह की हमारी विंड्स ही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों चलती है पवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं कि क्यों चलती है पवन। ठीक है, यानी कि अंत तक जो है हम इस हालत में होंगे। अंत तक नहीं, अभी बस 2 मिनट में ही, कि हम ऋतिक रोशन को ये बता पाएँ कि क्यों चलती है पवन। ठीक है, चलो। प्रियम, तुम्हें पता है, बड़ी अच्छी बात है, इधर फोकस कर लो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं विंड सिस्टम को। तो सबसे पहली बात तो ये हम ये जानेंगे कि क्यों चलती है पवन, यानी कि जो विंड है वो क्यों चलती है। ओके, तो विंड जो चलती है, जो पवन चलती है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है, दाब में अंतर की वजह से चलती है, जिसको कि हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। दाब में जो अंतर है उसकी वजह से पवन जो है चलती है, फिर जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। अब दाब में अंतर कैसा? दाब में अंतर ऐसा कि जहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा हवा चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हमेशा विंड मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बात ये आती है कौन डिसाइड करेगा हाई और कौन डिसाइड करेगा लो है। तो बहुत आसान है, जहाँ भी हवा ठंडी होती है, कोल्ड होती है, कोल्ड एयर होती है, वहाँ हमेशा हाई प्रेशर होता है। ओके, वहाँ हमेशा हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाई प्रेशर मतलब कोल्ड एयर, और लो प्रेशर मतलब वार्म एयर, गर्म हवा। ठीक, बहुत सिंपल है। हवा क्यों चलती है? दाब में अंतर की वजह से चलती है, प्रेशर डिफरेंस से प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से चलती है। प्रेशर में डिफरेंस दो ही तरह का हो सकता है, हाई या लो, मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो हाई से हमेशा लो की ओर चलती है विंड। जैसे नॉलेज फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, हाई से, कोई भी चीज़ हाई से लो में ही फ्लो करेगी। जैसे मुझे अगर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, आपको कम है, तो मैं आपको इम्पार्ट कर नॉलेज। हो सकता है कि कोई ज्योग्राफी जिसने उसमें उसने पीएचडी कर रखी हो एंड उसने पूरा जीवन ही ज्योग्राफी में बिता रखा हो, तो उसके कंपैरिजन में मुझे कम नॉलेज होगी, तो उससे मुझ में नॉलेज फ्लो होगी, है कि नहीं? तो हाई से हमेशा लो में ही फ्लो होगा चीज़। तो प्रेशर भी हाई और लो में डिफरेंस क्रिएट होता है, और जो विंड है हमेशा हाई से लो में ब्लो करेगी। और हाई लो डिसाइड कैसे होता है? कोल्ड एयर से, वार्म एयर से। अब बात ये आती है कि कोल्ड एयर हाई ही क्यों देती है और वार्म एयर लो ही क्यों देती है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोल्ड एयर हमेशा सिंक करती है, बैठती है, डूबती है, और वार्म एयर जो होता है हमेशा राइज करती है। समझ में आ रही चीज़? तो कोल्ड एयर आपकी हमेशा सिंक करती है और वार्म एयर राइज करती है। अब कोल्ड एयर जहाँ पे भी सिंक करेगी, अब हम एक जनरल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ये हमारी लैंड सरफेस है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है हमारी जो अर्थ सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ सरफेस हमारी फ्लैट नहीं है। कैसी है?
कुछ ऐसी है। जो हमारी अर्थ, जो हमारा सन है, ये सन है, ओके। इसकी वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो हर जगह जो हीट रिसीव्ड होगी, जो ऊष्मा हर जगह को मिलेगी, वो सेम तो नहीं होगी। सेम तो नहीं होगी। इधर डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, इधर स्लांटिंग रेस पड़ेंगी, इधर स्लांटिंग रेस पड़ेंगी। तो जहाँ स्लांटिंग रेस पड़ेगी वहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट रेस तो पड़ नहीं रही हैं, तो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी और कम हीट होगी। ज़्यादा एरिया कवर करेंगे और कम हीट होगी। यहाँ एरिया कम होगा तो हीट ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ की हवा भी गर्म होगी, एयर भी वार्म होगी, और वार्म हमें एयर हमेशा राइज करती है। अगर एयर राइज कर रही है कहीं से तो यहाँ पर कोई दाब लगाने वाला तो है नहीं, कोई यहाँ प्रेशर क्रिएट करने वाला तो है नहीं, तो लो प्रेशर। अभी बताया जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा सिंक करती है, हमेशा सिंक करती है, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, तो यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ठंडी होगी। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, हम हमेशा कंपैरेटिवली देखते हैं कि कहाँ लो है और कहाँ हाई है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में तो पड़ रही होगी, तो यहाँ की हवा भी इसके कंपैरिजन में तो ठंडी होगी। और जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा सिंक करती है, नीचे की ओर बैठती है। तो जब हवा ऐसे डूबेगी, यहाँ आने की बैठेगी, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि लैंड में कोई प्रेशर लगा रहा है ऊपर से। यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही थी, लो प्रेशर, कोई यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर हवा बैठ रही है क्योंकि कोल्ड एयर है, बैठ रही है, दबा रही है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर। ये बन गया हाई प्रेशर, ये बन गया लो प्रेशर। अब विंड कैसे चलेगी आप बता दो। विंड प्रेशर डिफरेंस जो हाई से लो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उस फोर्स की वजह से हवा चलेगी, उस फोर्स के साथ हवा चलेगी। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर ज़्यादा ही ये हाई हो गया और ज़्यादा ही ये लो हो गया, डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा फोर्स के साथ हवा चलेगी। हवा एकदम कभी धीमी भी चलती है, जब ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है तो हवा धीमे चलेगी। डिपेंड्स कि प्रेशर का ग्रेडियंट कितना है, उसी हिसाब से फोर्स भी लगता है, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इन शॉर्ट मैं पीजीएफ आगे करके बोलूँगा इसको, ठीक है। आगे भी इसका यूज़ आएगा, पीजीएफ करके मैं बोलूँगा इसको। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? हाई टू लो समझ में आ गई, ओके ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो हाई से लो में सारा सिस्टम चल रहा है। विंड एंड प्रेशर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। विंड ब्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, क्योंकि जो सन है, सूरज है, वो अर्थ को अनइवनली हीट करता है, यानी कि हर जगह सेम हीट नहीं पहुंचेगी, सेम समान रूप से गर्म नहीं करेगा सन। तो इसी वजह से कुछ जगह ज़्यादा गर्म होगी, कुछ जगह उतनी गर्म नहीं होगी। तो जहाँ ज़्यादा गर्म है तो वहाँ लो प्रेशर, और जहाँ उतना गर्म नहीं है वहाँ पर हाई प्रेशर। At the equator, there is generally low pressure, air pressure due to the rising of warm and light air. ठीक है, तो इक्वेटर पे जनरली लो ही प्रेशर होगा और पोल्स पे जनरली हाई प्रेशर होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं और यहाँ पे 6 महीने तक तो रेज ही नहीं आती हैं, ठीक है, सनलाइट ही नहीं आती। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर होगा और यहाँ पर इंटेंस हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी है तो ठंडी है, वह यहाँ गर्म है तो लो प्रेशर। मैं फिर से बता दूं, अगर आप पूरे लेक्चर पर, जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ गई, मुझे पता है समझ में आ गई हुई सबको, अब क्या है ना, अब काफ़ी लोगों का ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, ये ध्यान उधर जाएगा और आगे जो चीज़ आने वाली उसमें थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया कि बस वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। फिर बोलोगे रिपीट, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, और मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि गहरी सांस लो और फोकस अब जरा कर लो, ठीक है। ये भी देखो, लो प्रेशर जहाँ जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है, हवा जहाँ जा रही है। लेकिन अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ विंड पे। जो पवन है वो 2 प्रकार की होती है, स्थायी पवन और स्थानीय पवन, परमानेंट विंड और लोकल विंड। परमानेंट वो है जो परमानेंटली ब्लो हो रही है, साल के 24 महीनों ब्लो हो रही है।
ये प्लानिटरी विंड्स भी कहलाती हैं क्योंकि पूरे प्लैनेट को कवर करती हैं, किसी लोकल एरिया में ब्लो नहीं करती हैं, किसी छोटे क्षेत्रफल में ब्लो नहीं करती हैं। उसी के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो लोकल विंड्स हैं, स्थानीय पवनें हैं, वो एक लोकल एरिया में ब्लो करती हैं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और टिपिकली कॉज बाई लोकल जोग्राफिकल फीचर्स एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन स्पेसिफिक एरिया। तो एरिया स्पेसिफिक है एंड टाइम भी स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल के तौर पे लू को ले लीजिए, ये लू नहीं है भाई, ये यहाँ पे लू है, ठीक है। तो लू जो है आपको पता है कि गर्मियों में चलती है, सर्दियों में तो नहीं चलती है, और मेनली उत्तर भारत में चलती है। यानी कि टाइम भी स्पेसिफिक है, एरिया भी स्पेसिफिक है। और कमेंट में ज़रा तुम बताओ बड़ी आसानी से जो सुन रहे हो सब कुछ, कि ये किस वजह से चलती है। अभी पिछली कुछ क्लासेस में बताया था। लू इज़ अ रिजल्ट ऑफ वॉट? ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एडवेक्शन। बताइए। तो लू इज़ अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन, जो कि है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टली जो हो रहा था। अब हम यहाँ पर परमानेंट विंड स्टार्ट करने वाले हैं। लोकल विंड तुम्हारे लिए 2 मिनट का खेल है, और सबसे आखिर में इसको करेंगे। 2 मिनट की हैं बस ये मात्र। इनमें ये पढ़ना होता है गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, और कहाँ चल रही है। बस मेन तो इसको समझना है, और इसमें समझने में लगेगा टाइम, ठीक है। और यहीं पर लोगों के छूटते हैं पसीने, लेकिन ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने रखा अपना फोकस तो कुछ पसीने नहीं छूटेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो रटने बैठोगे तो कभी ना रट पाओगे। रट सकते भी हो लेकिन भूल जाओगे, तो इससे अच्छा भी यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। अगेन अगर कोई है ऐसा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डीप ब्रीथ लीजिए और बढ़िया से ज़रा यहाँ पर फोकस करिए। आराम आराम से लेके चलूँगा, आराम आराम समझना, ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा, इसीलिए आराम से। कुछ इस तरह की हमारी अर्थ है, ठीक। इसी तरीके मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। बेटर, ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेटर है, यहाँ से ज़्यादा लो प्रेशर तो कहीं नहीं होगा। आप मुझे बताओ, इससे ज़्यादा लो प्रेशर तो और कहीं हो नहीं सकता है ना? नहीं हो सकता लो प्रेशर इससे ज़्यादा कहीं पे। इससे ज़्यादा हाई प्रेशर कहीं पे नहीं हो सकता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जितना हाई प्रेशर है पोल्स पे, ध्रुवों पे, उतना तो हाई प्रेशर कहीं पे नहीं हो पाएगा। ये भी बात सत्य है, ठीक, सत्य है। लो प्रेशर यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हवा भी यहाँ पर गर्म होगी, इसीलिए तो लो प्रेशर है। जब हवा गर्म होगी तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर कहाँ तक जाएगी है भाई? जब ऊपर उठेगी तो वो हवा गर्म तो नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी। क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं कि ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इसीलिए बताया था कि सारी क्लासेस कॉन्टिन्यूटी में देखो। नहीं देखे होगे तो कैसे डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, ये क्वेश्चन आएगा। वो तो हम पढ़ाने बैठेंगे नहीं फिर से। तो ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यानी ठंडी होगी, तो हवा भी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे होता है लगभग ट्रोपोपॉज, आपका पता ना इक्वेटर में कहाँ होता है? इक्वेटर में 18 किलोमीटर पे होता है। तो ये विंड जो है ऊपर तक जाएगी ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज तक, वहाँ पे ठंडी हो जाएगी, एंड उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करना शुरू करेगी, करेगी 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 करेगी, ठीक। और क्योंकि हमें पता है भाई ट्रोपोपॉज जो है धीरे धीरे पोल्स पे आने पे पतली होने लगती है, पता है ना। 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे, 8 किलोमीटर होती है पोल्स पे, ठीक है। और वो आपको पता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊपर तक कन्वेक्शन करंट जाते हैं, ऊपर तक हीट ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हीट का। तो अब जब ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो एक पॉइंट आएगा जब ये गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा हमेशा गिरती है, गिर गई हवा। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, नीचे भी हम एक ऊपर फोकस करेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर में फोकस करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में फोकस करेंगे। सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। अब जहाँ हवा गिरती है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, बताइए। हाई प्रेशर, ठीक, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा।
अब यहाँ ये वाली चीज़ तो आप समझ गए। अब मुझे बताओ, यहाँ से ज़्यादा तो कोई हाई प्रेशर नहीं होगा ना, यहाँ से ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ से ज़्यादा तो हाई प्रेशर का ही नहीं होगा ना पोल से ज़्यादा। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ की हवा बहुत ठंडी होगी, क्या ऊपर उठेगी? नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और फिर एक ऐसा पॉइंट है कि चलते चलते गर्म हो जाएगी नीचे चलते चलते। ठीक, अब गर्म हो गई तो जिस तरीके से ये हवा चलते चलते ठंडी हो गई थी, ऊपर चल रही थी और नीचे सिंक कर गई, उसी तरीके जो नीचे ये हवा चल रही है, मूव कर रही है, फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो गई, तो ये राइज करेगी, क्योंकि गर्म हवा तो राइज करती है। ठीक, अब जहाँ पे ये राइज करी वो क्या बन गया, जहाँ पे ये राइज करी वो क्या बन गया, वो बन गया लो प्रेशर। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे बना लो प्रेशर। हो सकता है कुछ लोग को ये समझ ना आ रहा, तो भाई आगे कर लो ये थोड़ा सा, ठीक है, आगे कर लो। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर वहाँ पे उठ गई तो आप यहाँ नीचे क्यों बना रहे हो, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ पर आपकी जो एयर है वो राइज करेगी अभी, ठीक, राइज करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, निम्न दाब। समझ आ गई ये चीज़? अब ये जब विंड यहाँ पर वो करी सबसाइड, तो एक विंड इधर चली जाएगी ऐसे करके, एक इधर को चली जाएगी ऐसे करके, ठीक। ये जो ऊपर उठी है एक ऐसे चली जाएगी और नीचे सबसाइड करेगी, और ये एक ऐसे चली जाएगी और नीचे सबसाइड करेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? आ गई सर समझ में। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, लो प्रेशर को। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है जल्दी, ऐसे होनी नहीं चाहिए। अब ये पूरी एक सेल बन गई, पूरी एक सेल बन गई कि नहीं बन गई? तो इसको बोल देते हैं हेडली सेल, इसको बोल देते हैं फेरल सेल, और इसको बोल देते हैं पोलर सेल। ऐसे नीचे भी हेडली, फेरल और पोलर बन जाएगी। अब हमें पता है कि हवा कैसे चलती है, इसको भी थोड़ा सा ना और नीचे कर लो, क्योंकि हमें विंड बनानी रहेंगे अभी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ओके। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला, अभी क्या पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कि विंड जो है, हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। चला दूँ ऐसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, चला दूँ ऐसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही पढ़ाया अभी, यही पढ़ाया है अभी, ठीक। हाई से लो की ओर चली, चली गई, बताओ चले गई कि नहीं चले गई? ऐसे ही, ऐसे ही अगर आप समझना चाहो तो नीचे भी बनेंगी, लेकिन पहले हम नदर में ही फोकस रखते हैं, आप पहले समझो, ठीक है। ये चलिए, अब अर्थ हमारी कर रही है रोटेट, पृथ्वी रही है हमारी घूम, ठीक। तो अगर पृथ्वी घूम रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन से जब अर्थ का शेप ही चेंज हो सकता है, जियोइड बन सकता है, सेंटर में वो बल्ज हो सकती है, पोल्स पे फ्लैट हो सकती है, तो क्या ये विंड्स मूव नहीं करेंगी? ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो पहले। ये बॉक्स जो है मूव कर रहा है, बच्चे मूव कर रहे हैं, नो, जहाँ फेंक रहे हैं वहीं चीज़ जा रही है, मूव किया। अब देखना बॉल जहाँ फेंकेगा वहाँ नहीं गया, मुड़ गया। बॉल अब जो फेंकेगा मुड़ गया। फिर से वीडियो को देखना, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें ये दिखाया गया कि पहले बॉल फेंका गया, ये जो रोटेट कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा था, इट वॉज स्टिल, स्टैटिक था, रुका हुआ था। बॉल जहाँ फेंका जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जैसे ही रोटेट करना शुरू किया गया, ठीक है, एक तो बॉल ऐसे गई। जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज किया गया तो बॉल ऐसे गई। यानी कि
जब ये बॉक्स रोटेट करना शुरू किया ये स्क्वायर, तो अपने आप चीज़ वहाँ नहीं जा रही थी जहाँ उसको जाना चाहिए, जहाँ फेंका गया था। वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन था वहीं पे वो मुड़ गया। अब देखो बॉल सीधा गया, ठीक है। ये देखो ऐसे कर रहे हैं, सीधा जा रहा है सब लोग। अब देखना, अभी ऐसे रोटेट कर रहा है इधर की ओर गया, ठीक है। अब देखना ऐसे रोटेशन हो गया, अब ये इधर की ओर जाएगी, गई। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल, जो कि हमारी अर्थ में चीज़ों को रोटेट करवाती है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो केस था, इसमें अगर बच्चों को मैं और दूर कर दूं तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, समझ रहे हैं। ये पास में बैठे हैं तो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं, अगर मैं इनको और दूर कर दूं, इट इज़ लाइक कि जैसे ये आपने कभी तो गए होगे पार्क वगैरह में, तो ऐसे करके तो होते हैं वो कुछ झूलने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठे हो, अगर मैं आपको बहुत दूर ऐसे बिठा दूँ तो आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आप ज़्यादा और डरोगे अगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोर का घूमेगा वो। तो उसी तरीके से ये कॉरियोलिस फोर्स एक एपरेंट फोर्स जनरेट होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, जो इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे ज़ीरो होता है, और जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे ये मैक्सिमम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और पोल्स पे ध्रुवों पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दूँ, एंड दैट इज़ कि Coriolis force is directly proportional to the degree of latitude. It is absolutely correct. 0 डिग्री पे 0 है, 1 डिग्री पे बढ़ेगा, 2 पे और बढ़ेगा, 3 पे और बढ़ेगा, और 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ये ना सिर्फ लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, बल्कि विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी, पवन का वेग होगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा, उतना ही ज़्यादा कॉरियोलिस फोर्स भी होगा, ठीक है। अब एक बॉल है, मूव कर रही है, एक बॉल है, फुटबॉल क्रिकेट बॉल जो भी, हल्के जा रही है, मैंने हल्का सा उसमें फोर्स लगाया, डिफ्लेक्ट होगी इधर उधर, ठीक है। इधर से फोर्स लगाया तो उधर की डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन बहुत स्पीड में जा रही है, हल्का सा फोर्स लगाऊंगा बहुत जोर का डिफ्लेक्शन होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वर्क करती है, ठीक है। तो कॉरियोलिस फोर्स आपको समझ में आई। ये मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि ये जो आप विंड यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसे सीधे, ये सीधे ना जाके डिफ्लेक्ट कर जाएगी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। सर ऐसे क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की ओर है, और जो कॉरियोलिस फोर्स करता क्या है, कॉरियोलिस फोर्स जो है नदर्न, सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ लिखने का ऐसा मत सोचना कि है ना कि सर ढंग से लिख दो या फिर कुछ, सब लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में राइट की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसकी वजह से ये चीज़ों को राइट की ओर इन दी नदर्न यानी उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर, और लेफ्ट में यानी बाएं की ओर करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये राइट ये होगा, इसका राइट यही होगा ना। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके समझने में दिक्कत है कि ये राइट होगा उसका। इसका राइट क्या होगा? ये। 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 अब ध्यान से देखो, मैंने इसको ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करवाया इनको, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करवाया इनको। क्यों? क्योंकि हम जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो कॉरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका राइट क्या होगा? ये। इसका राइट क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो मैं ये लाल वाला हटा सकता हूँ मामला, क्योंकि लाल वाला रियलिटी नहीं है, क्योंकि अभी कॉरियोलिस फोर्स लगना बाकी था उसमें। ठीक, तो ये एक्चुअल में विंड का डायरेक्शन होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो पवन का नाम होता है, विंड का नेम होता है, वो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पे पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या बोला, विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पे पड़ता है। जैसे मैंने बोला ये, इसको क्या बोलोगे तुम? ये वेस्ट से, ये तो पता होगा ना, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो इसको मैं वेस्टर्ली बोलूं या ईस्टर्ली बोलूं? तो मैंने क्या बोला, विंड का नाम उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पड़ता है, वो आ कहां से रही है, तो वेस्ट से आ रही है, तो वेस्टर्ली। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या होगी, ये वाली विंड,
ये अगर आप देखो ऐसे आ रही है, ऐसे, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्ली। ये क्या हो जाएगी, ये आ रही है, आप देखो तो साउथ और वेस्ट से, तो इसको हम साउथ वेस्टर्ली नहीं बोलते हैं, इसको हम सिंपल वेस्टर्ली बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल वेस्टर्ली बोल देते हैं, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो कर्लिस फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे तो क्या था कि ऐसे विंड को जाना था, लेकिन हल्का सा डिफ्लेक्शन हो गया। ऊपर क्या, विंड को ऐसे जाना था, लेकिन हल्का सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन हो गया ऐसे करके, तो उसको हम साउथ वेस्टर्ली ना बोल के वेस्टर्ली बोल देते हैं। पछुआ पवने, ये पूर्वी पवने हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्ली। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली, उत्तर पूर्वी पवने हैं ये, और ये हैं पछुआ पवने। ये क्या हैं, ये ईस्टर्लीज हैं। इनसे कैसे अलग हैं, ये पोल्स में ब्लो हो रही हैं और इनमें तो ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा, तो इसमें भी नॉर्थ ईस्टर्ली इस तरीके कुछ नहीं लगाएंगे, पोलर ईस्टर्लीज लिखेंगे इनको। ठीक, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे भी विंड ब्लो कर रही होंगी। आप मुझे बताओ, जैसे ये इधर को गई, ठीक है, ऊपर, तो ऐसे ही है, ये भी नीचे सबडक्ट करी होगी कहीं पे जाके ऐसे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना होगा। बताओ, यहाँ हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ हाई प्रेशर, पूरा ऊपर जैसे पूरा कॉपी कर दो। ठीक है, तो ऐसे हाई से लो, 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 हाई से लो। ठीक, इस तरीके के विंड चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन ये क्या है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, चीज़ें यहाँ लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज ये है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की ओर चीज़ों को डिफ्लेक्ट करता है। तो क्या मैं ये हटा दूं, पर्पल वाला ये, क्योंकि एक्चुअल में विंड का डायरेक्शन तो होगा। अब ये विंड का नाम क्या होगा बताओ, ये विंड कैसे ब्लो कर रही हैं, ऐसे, ये है आपका ईस्ट, ये है साउथ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साउथ ईस्टर्ली। ये हो जाएगा साउथ ईस्टर्ली, हाई से लो। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं। ये आपका हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो हाई से लो विंड ब्लो कर रही है, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। ये साउथ ईस्टर्ली। इसी तरीके से आप मुझे बताओ, इसी तरीके से यहाँ से ये पोल्स हैं, पोल्स की ओर विंड ऐसे मूव करना शुरू करेगी, एक पॉइंट आएगा, राइज करेंगी, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाएगा। ये तो हाई प्रेशर है, लेकिन ये लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। हाई से लो ऐसे विंड ब्लो करेंगी, हाई से लो ऐसे विंड ब्लो करेंगी। ये हाई है, ये लो है, तो हाई से लो इस तरीके से विंड ब्लो करेंगी, हाई से लो, ऊपर हाई है नीचे लो है। अब क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेंगी। लेफ्ट इसका क्या होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये लेफ्ट होगा, तो इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ। ये क्या बन गई सर, ये सर बन गई आपकी वेस्टर्ली, पछुआ पवनें। जैसे ऊपर थी पछुआ पवनें, वैसे ये भी पछुआ पवनें, जैसे ये वेस्ट से, वैसे ये भी वेस्ट से आ रही हैं। ठीक, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ, ताकि अच्छे से हम पोलर ईस्टर्ली भी बना पाएँ। ठीक है, तो ये जब विंड ऐसे जाएंगी, तो जाते 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 एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये ऊपर उठ जाएंगी, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। और ये हाई है पोल्स में, तो हाई से लो विंड ब्लो करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, तो ये एक्चुअल में इनका डायरेक्शन क्या बन जाएगा, इनको मैं हटा के लेफ्ट की ओर अगर इनको डिफ्लेक्ट करवा दूं, तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये क्या हो जाएंगी, ये भी पोलर ईस्टर्ली हो जाएंगी। ठीक, ओके, मैं हटा देता हूँ सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी आए यहाँ पे पूरे डायग्राम में। ओके, समझ आए आपको चीज़, ये भी हटा दूँ। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो, अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ पर एक सेल बनेगी, ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, एक पार्ट उधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, ये आपका बन गई पोलर सेल। ये आपका ऊपर उठे, सॉरी ये नीचे गया था,
ठीक है, ये नीचे गया था कि नहीं गया था। अब नीचे जाने के बाद एक इधर जाएगा, पूरा सेल कंप्लीट ये हेडली हो जाएगा। एक आपका इधर चला जाएगा और इधर करके ऐसे उठेगा, ठीक है, ऐसे करके उठेगा, ओके। और ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेरल और ये बन जाएगा पोलर। वहाँ बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए ना हमें कि हेडली फेरल पोलर बने कैसे थे, क्या विंड्स हैं। समझ में आई यहाँ तक चीज़ आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर तीर बड़ा कर लीजिए। तीर यार बड़ा तो पता नहीं कैसे होता है, पता हो तो बताओ किसी को। सेल थोड़ा बहुत ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे अभी बात हैं उससे पहले ये बताओ आप समझ आया कि नहीं आया, वो भी बता रहे हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कॉरियोलिस से लेफ्ट कैसे जा रही हूँ समझ नहीं आया भैया। कॉरियोलिस फोर्स एक फोर्स है जो नदर्न हेमेस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को राइट की ओर तो सदर्न में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, बस वो डिफ्लेक्शन करवाया है। कोल्ड विंड हॉट विंड में कन्वर्ट क्यों हो जाती है? लो भैया, कोल्ड विंड जब ऊपर गई और हॉट विंड जब ऊपर गई तो अभी बताया नहीं था क्या कि ऊपर टेम्परेचर ठंडा है? अभी पिछली दो क्लासेस में सो रहे थे क्या कि ऊपर टेम्परेचर ठंडा होता है, ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब, तो गर्म ही बनी रहेगी क्या? चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका है पूरा डायग्राम जिसमें कि वो दिखाया गया। अगर मैं आपको पहले दिखा देता तो आपको ये पल्ले ना पड़ता, ठीक है। ये है डायग्राम जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अब ध्यान से एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी पहले जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाओ, ठीक है। डाउट आ भी रहा है तो शांति से बैठे रहो, पहले जो बता रहे हो देखो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, परमानेंट और लोकल विंड, परमानेंट विंड और लोकल विंड, ठीक है। जो परमानेंट विंड हैं, जो स्थायी पवनें हैं, परमानेंट विंड्स, वो तीन तरह की होती हैं। कौन सी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ट्रेड विंड्स, इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज। नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड साउथ ईस्टर्लीज क्या हो गई? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। एक प्रकार की स्थायी पवनें, परमानेंट विंड। ये क्या है? वेस्टर्लीज। तो ये सब क्या मैंने पढ़ाई तुमको? परमानेंट विंड पढ़ाई, जिनमें इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रेड विंड। इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रेड विंड। ये दोनों है वेस्टर्लीज और ये रही पोलर ईस्टर्लीज। तो ये हो गई तीन तरह की परमानेंट विंड्स। ये भी समझ में आ गया, ठीक। हेडली, फेरल, पोलर सब समझ है। फेरल इन्होंने लिखा नहीं, हेडली, फेरल, पोलर। जहां पे ये नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज आके मिल जाती हैं, उनको, उस जोन को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक। जहां पे दोनों मिलती हैं उस जोन को बोलते हैं ITCZ। ट्रेड विंड के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ें, दे आर फाउंड बिटवीन दी 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड द इक्वेटर। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और ये इक्वेटर, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और ये इक्वेटर है। तो वहाँ पर आके ये मिल रही हैं आपस में, ठीक है। वहाँ पर आके मिल रही, जहाँ मिल रही हैं उसको
ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दे आर क्रेडिटेड टू कोरिलेस फोर्सेस, सब पढ़ा चुका हूँ, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके यहाँ पर इक्वेटर में ब्लो हो रही है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये इक्वेटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब पोलर हाई, सॉरी सब पोलर बोल रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल हाई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई, हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। ठीक है, ये तो इक्वेटोरियल लो है, तो तुमको कोई समझने में तो दिक्कत होगी नहीं कि इक्वेटर है, इक्वेटर में गर्मी पड़ेगी तो इक्वेटोरियल लो हो गया, लो प्रेशर है। ये पोलर हाई होगा 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, क्योंकि ये पोल से ठंडी पड़ेगी। ये सब ट्रॉपिकल हाई क्यों बोल दिया सर? वो हाई होगा, लेकिन ये हाई क्यों है? यहाँ पे तो इतनी ठंडी नहीं पड़ रही होगी। अब समझ में आ गया होगा तो वो क्यों हो गया, ये हाई है क्योंकि इक्वेटर से विंड उठ रही थी और जहाँ दब रही थी वो यही क्षेत्र है। 25, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री पे जाके एकदम मुंह के बल गिरती है जाके वहीं पे 30 डिग्री, ना तो 31 ना तो 29, भाई एक पूरा बेल्ट है ये, 25 से लेके 35 तक का बेल्ट है जहाँ पर ये हवा गिरती है। क्योंकि हवा गिर रही है तो हाई है भाई, और क्योंकि ट्रॉपिकल में गिर रही है, ट्रॉपिकल एरिया में, तो सब ट्रॉपिकल हाई। ओके, ऐसे ही यहाँ से विंड आ रही थी और यहाँ पर उठ रही थी, अगर आपको याद हो तो इस जोन को बोल देते हैं सब पोलार लो, यानी कि उपध्रुवीय निम्न दाब। सब पोलर लो, तो सब ट्रॉपिकल हाई कहाँ है? 25 से 35 के बीच में, 25 से 35 के बीच में से सब ट्रॉपिकल हाई, और ये क्या हो जाएगा? सब पोलार लो, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलार लो और पोलर हाई। ओके, ये बस टर्मिनोलॉजी कुछ है। ITCZ भी आपको समझ में आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है इस पूरे पिक्चर में, यहाँ पर पूरे इसमें स्लाइड में, उसमें फोकस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? या तो करना चाहते हो तो कर लो, या तो ठीक है, पहले आपको मैं ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो वेस्टर्लीज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से विंड हमने चलाई थी, 30 से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ब्लो करती हैं। अगर मैं आपको सीधा यही पढ़ाने लग जाता, मुझे क्या था, सीधा बता देता ये यहाँ से ही देखो ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे रट लो। अब ये जो मैंने ये सब किया, इतना टाइम दिया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया कि भाई वहाँ ये बनाने को नहीं आएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं चल रहा आपका, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्यों कैसे क्या चल रही है, कि अगर भूल भी जाओ तो याद आ जाए। दे कम फ्रॉम दी साउथ वेस्ट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी नॉर्थ वेस्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से इनका फ्लो होता है। कोरिलेस फोर्स इनको डिफ्लेट करवाता है। ओके, क्लियर है? चलो, अब होता क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि भूभाग होता है कम, लैंड मास है कम, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कितना सारा लैंड मास है, कितना सारा लैंड मास है, कितना सारा लैंड मास है कि नहीं? भूभाग सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा पानी देखने को ज़्यादातर मिल रहा है, थोड़ा इतना ही लैंड मास है, इतना पतला सा लैंड मास है, और ये थोड़ा लैंड मास है। ऊपर तो देखो, ऊपर पूरा ही ज़्यादातर लैंड मास ही आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो पूरा लैंड मास है, ये पूरा लैंड मास है, ये है पूरा लैंड मास, है पूरा लैंड मास, है ये लैंड मास। हाँ, तो आप मुझे बताओ, एक सेकेंड, क्योंकि हर चीज़ें तुमको एकदम फिर बतानी पड़ती एकदम, तो वैसे दिख रहा होगा लेकिन फिर भी तुम बोल दोगे नहीं नहीं सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब बताओ, हरा हरा ज़्यादा है कि लाल लाल ज़्यादा है? अब वैसे हमें दिख रहा लाल ज़्यादा है, यानी कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर लैंड मास कम है। अब अगर उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो यहाँ पे जो हवा है वो बहुत तेज़ ब्लो करेंगे। क्यों सर? ज़मीन से? अरे भाई मेरे, ज़मीन होगा तो यहाँ पर बिल्डिंग, घर, पहाड़, सब कुछ होगा ना यहाँ पे तो, और जब होगा तो हवा को रोकेंगे नहीं वो, और ये यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे तो देख लो ज़रा, ये वाले क्षेत्र को देखो, यहाँ तो बिल्कुल भी लैंड मास नहीं है, जरा सा भी नहीं है, तो यहाँ पे तो तगड़ी स्पीड होगी। तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज को रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्ट्रीकिंग 60s बोल देते हैं। वो वेस्टर्लीज जो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे ब्लो हो रही है वो रोरिंग 40s, जो 50 डिग्री पे हो रही है फ्यूरियस 50s, और जो 60 डिग्री पे हो रही है उनको स्ट्रीकिंग 60s बोल देते हैं, ठीक है? हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में इनको किस नाम से जानते हैं? गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक है? ओके, अब ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है उस पर फोकस करो। ITCZ तुम समझ गए, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन क्या, जहाँ पे ये
मिल रहा है दोनों नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली। ओके ओके, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं ITCZ। अब इट इज़ टिपिकली फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जुलाई के महीने में ये 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ में रहता है। यानी कि अगर जुलाई में अगर बात करूँ तो ये ITCZ यहाँ ना होके यहाँ होता है। हैं, इतना ऊपर चला गया। हाँ, तो मतलब ये विंड ऊपर जा रही होगी नॉर्थ ईस्टर्ली। हाँ, क्यों? क्योंकि सर लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो, वो सब जो अभी मैं बना रहा था लो प्रेशर या हाई प्रेशर, ये सन की हीट के से बन रहे थे। अब अगर सूरज ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये लो प्रेशर पूरा सिस्टम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये भी जो हवाएं हैं ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि जो ये दोनों का मिलन होगा ये ऊपर की ओर हो जाएगा जून जुलाई के महीने में। क्योंकि सूरज ऊपर की ओर चला जाता है, ये अगेन पिछली क्लासेस से लिंक्ड है, अगर नहीं याद है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्यों ऊपर की ओर जाता है, ठीक। और जब सदर्न विंटर्स का टाइम, जैसे अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तो अक्टूबर का टाइम ITCZ यहाँ नहीं होगा, वो नीचे होगा यहाँ पर कहीं पर। मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग 15-20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा, 15 से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा। यानी ITCZ कोई एक ऐसा स्टैटिक वो नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक्चुअल में ड्रॉ करूँ तो ITCZ कुछ इस तरीके का एक बेल्ट होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। बेल्ट होता है जो ऐसा, ठीक है, ऐसा बेल्ट होता है पूरा, जो मूव करता रहता है सन के अपरेंट मूवमेंट के हिसाब से। ओके, जो सन के मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है। तो ITCZ का एक वो पोर्शन जहाँ पे हवा ऊपर उठती है, जैसे कि यहाँ पर है हवा गर्म हुई थी, हवा ऊपर उठी थी ऐसे करके, उसको डोल्ड्रम बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ हवा ऊपर उठ रही है तो यहाँ बड़ी ही काम कंडीशंस होंगी, हवा ऊपर उठेगी और उसका डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हवा ऐसे ये है जैसे, तो हवा ऊपर उठ रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही शांत कंडीशंस रहती हैं। जो सेलर्स होते थे, जो ट्रेड करते थे, उनको थोड़ा दिक्कत होती थी। इन पवनों के हिसाब से ट्रेड होता था, तो इसलिए इनको ट्रेड विंड बोलते हैं पहले के टाइम पे। क्योंकि पहले के टाइम पे जो शिप्स होते थे हवा के हिसाब से चलते थे वो, तो हवा ऊपर उठ रही है, ऐसे तो चल नहीं रही, तो शिप्स मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हवा ऐसे चल रही तो शिप्स मूव करते थे, लेकिन जब यहाँ आते थे तो हवा सिंक करती थी। क्योंकि यहाँ हवा सिंक करती थी, डूबती थी, तो यहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ पर भी शांत कंडीशन, और यहाँ पे तो चलो क्योंकि हवा राइज कर रही है, ऊपर उठ रही है, गर्म हवा तो बारिश करती भी है ऊपर उठ के। गर्म हवा जो होती है ऊपर उठ के बारिश करती भी है, क्योंकि गर्म हवा है और गर्म हवा मॉइस्चर ज़्यादा ले लेती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ठंडी हवा तो ये तो एटलीस्ट बारिश तो फिर भी कर देंगे, बारिश से हल्की सी हवा चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो और ही ख़राब कंडीशन होगी, क्योंकि ठंडी हवा होगी, वो सबसाइड करेगी, वो सिंक करेगी, और बिल्कुल ही यहाँ पर शिप्स मूव नहीं करते थे, जिसकी वजह से माना जाता है ये हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी यहाँ पर। तो हॉर्स की क्योंकि ट्रेडिंग होती थी, हॉर्सेज भरे होते थे शिप में, जहाज़ में, और वहाँ से ऊपर से नीचे आते थे ये जहाज़, ठीक है, क्योंकि हॉर्सेज मेनली यहीं पर होते थे इसी रीजन में, तो अच्छी ब्रीड के। तो ऊपर से जब नीचे लाए जाते थे तो क्योंकि शिप्स एकदम वहाँ पर रुक जाते थे, ठहर जाते थे, क्योंकि यहाँ पर विंड मूव नहीं करती थी, तो घोड़ों को ये लोग डाल देते थे समुद्र में कि भाई एटलीस्ट हम तो जिंदा बच के निकले यहाँ से। जब उनको लगता था कि यहाँ से राशन पानी सब खत्म हो गया, जिंदा बचना मुश्किल है, तो घोड़ों को यहाँ पर डाल देते, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। तो डोल्ड्रम क्या है? ITCZ के अंदर वो बेल्ट है जो इक्वेटर के पास देखने को मिलेगा। ITCZ भी इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में ही घूमता रहता है, ट्रॉपिक्स के बीच में। और हॉर्स लैटिट्यूड आपको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखने को मिलेगा। तो डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा है ITCZ। और मूवमेंट ऑफ ITCZ किस तरीके से होता है? ITCZ मूव सीजनली फॉलोइंग दी सन की पोजीशन। इन द नदर्न हेमिस्फीयर इट मूव्स नॉर्थ इन द समर एंड साउथ इन द विंटर। गर्मियों में ऊपर की ओर जाएगा और सर्दियों में नीचे की ओर जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। गर्मियों में ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो उतना ऊपर नहीं गया सर, बहुत ऊपर नहीं गया, बहुत ऊपर नहीं गया, बहुत ऊपर नहीं गया, एकदम से यहाँ क्यों ऊपर चला गया, एकदम से यहाँ ऊपर क्यों चला गया, अभी समझ में आएगा क्यों गया, ठीक है। यहाँ पे तो उतना नहीं गया, देन एकदम से यहाँ नीचे क्यों चला गया ऑस्ट्रेलिया में या फिर यहाँ पर अफ्रीका में, वो भी अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। खैर इतनी चीज़ समझ में आई आपको कि ITCZ इक्वेटर के आसपास ही है, ठीक है। वो सन के मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे जाता रहता है इक्वेटर के। गर्मियाँ हैं तो इक्वेटर के ऊपर, सर्दियाँ हैं तो इक्वेटर के नीचे। और डोल्ड्रम क्या? डोल्ड्रम भी ITCZ बेल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देन आते हैं डोल्ड्रम, मैंने आपको बता दिया है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलेगा। बहुत ही नैरो बेल्ट होता है इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर के पास। शांत पेटी बोलते हैं। शांत क्यों होती है सारी चीज़ें मैंने आपको बताया,
ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ भी देखने को मिलता है, लेकिन ITCZ एक ब्रॉड बेल्ट है। ITCZ को आप एक थर्मल या हीट इक्वेटर भी बोल सकते हो। ये इक्वेटर है, इक्वेटर तो यहीं रहेगी, ये तो चेंज होगी नहीं, लेकिन ITCZ अपना ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, तो उसको हम थर्मल इक्वेटर या हीट इक्वेटर भी बोल देते हैं। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के आपको ये बीच में देखने को मिलेगा डोल्ड्रम, शांत पेटी। हॉट लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया है, जो सब ट्रॉपिकल हाई है, जो सब ट्रॉपिकल हाई है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा हॉट लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल हाई में। ओके, इट इज़ अ हाई प्रेशर एरिया एट डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज, दे आर कैरेक्टराइज बाई सनी स्काई, यानी कि स्काई बिल्कुल क्लियर होगा, शांत विंड्स होंगे एंड वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बारिश भी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और समुद्र का तो पानी पिया भी नहीं जा सकता था, जो ट्रेडर्स होते थे उसका तो पी भी सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं, बारिश का, लेकिन उसका तो वैसे भी नहीं पिया जा सकता समुद्र, क्योंकि बहुत खारा होता है। ठीक, चलो अब ये जो आपको दिख रहा है मैप, इसमें डेजर्ट्स बने हुए हैं, विश्व के मरुस्थल बने हुए हैं, ठीक है, रेगिस्तान बने हुए हैं। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ मुझे कि जो रेगिस्तान बने हुए हैं, जो डेजर्ट बने हुए हैं, ये कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है, पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है? तो आप यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ अमेरिका इसका वेस्टर्न साइड में है, ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, अब सर ये तो पूरे में है। अरे बेटा, ये बेटा पूरा देखो, वो कॉन्टिनेंट उसको पूरा एक अफ्रीका मत मानो, ये पूरा एक लैंड मास, एक जॉइंट लैंड मास मानो, ये एक पूरा जॉइंट लैंड मास है ये। ठीक है, तो उस इस पूरे जॉइंट लैंड मास का देखेंगे तो ये वेस्टर्न ही हुआ ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न में। सो नहीं, हम क्यों मान लें, तीन तीन कॉन्टिनेंट को आप बोल रहे हो जोड़ के कि एक जॉइंट लैंड मास मान लो? अरे मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा बताते हैं, और क्यों यहाँ डेजर्ट बनते हैं बताते हैं। इक्वेटर कहाँ है? कुछ यहाँ है इंडिया के साउथ में, है कि नहीं है बताओ? अरे भाई, ये भाई बताओ जल्दी से कि यहाँ है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। ठीक, ऐसे तो चल नहीं थी विंड, वो क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली वाली, नॉर्थ ईस्टर्ली ऐसी चल रही थी ना, और साउथ ईस्टर्ली ऐसी चल रही थी। ठीक है, आप बताओ, ऐसे ही चल रही थी ना। अब इसको मैंने पूरा एक कॉन्टिनेंट इसलिए माना, पूरा एशिया, यूरोप, ये हवा तोड़ के तो आ नहीं जाएगी इसके अंदर, ये चलो भाई तोड़ते चीरते फाड़ते चलो, यहाँ से ख़त्म हो गया ना एशिया, तो यूरोप में भी तो मज़े देने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब किन मज़ों की बात कर रहा हूँ वो समझो तुम आओ साउथ अमेरिका में इसमें। ठीक है, और भाई अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसीलिए मैं बहुत ही आराम से आहिस्ते से लेके चल रहा हूँ। ये कैसी हवा है? गर्म हवा है, इक्वेटर के पास चल रही है। गर्म हवा मॉइस्चर बहुत लेती है। ठीक है, मॉइस्चर बहुत गेन करती है, जो गर्म हवा होता है मॉइस्चर बहुत गेन करती है। तो जब ये मॉइस्चर गेन करेगी गर्म हवा, तो उस मॉइस्चर को यहाँ शेड करेगी, पानी बरसाएगी, बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होगी, थोड़ी और बारिश होगी यहाँ पर जो बच गई। चलो भैया थोड़ी और कर देते हैं। तुम मुझे बताओ, भारत में जब मानसून आता है तो बारिश यहाँ ज़्यादा होती है या यहाँ ज़्यादा होती है? यहाँ ज़्यादा होती है, किनारों में ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, लो पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो रहा, अब नहीं, अब पानी बचा ही नहीं, पानी बचा ही नहीं, ख़त्म मामला। जब पानी बचा ही नहीं तो ख़त्म मामला, ख़त्म मामला, डेजर्ट होगा। ठीक, हवा तो चल ही रही है, हवा का बस पानी ख़त्म हो गया, हवा आगे बढ़ी, हवा आगे बढ़ी। हवा ने क्या किया, क्योंकि ये तो गर्म है, गर्म हिस्सा है इक्वेटर के पास, जैसे ये जो है हवा जो थी ये गर्म क्यों हो गई थी? क्योंकि ये इक्वेटर का पास का क्षेत्र है, तो ये हवा गर्म हो गई, और गर्म हवा ने पानी उठाया और पानी को बरसा दिया यहाँ पे। अभी हवा यहाँ पे आई, अभी हवा वही है, कभी भी गर्मी है, क्योंकि इक्वेटर तो अभी इक्वेटर के साउथ अमेरिका यहीं पे है, इक्वेटर भी यहीं पे है, गर्मी भी यहीं, सब कुछ। तो ये जब हवा चलेगी तो इसको गर्म किसने किया था? पानी ने। यहाँ का जो पानी होगा वो बिल्कुल क्या होगा? गर्म होगा, बिल्कुल गर्म होगा।
लेकिन ये हवा तो इधर की ओर चल दी। ऐसे तो नहीं ए गर्म हवा ले ली, चलो थोड़ा बैक मार के इसको भी तो दे दें, ये लो पानी तुम भी ले लो थोड़ा सा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। ये विंड आगे चलती जाएगी, गर्म हवा गर्म पानी उठाएगी और यहाँ से चलो भैया चलते हैं गर्म पानी लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट ये बोले एक तो तुम साला बारिश नहीं की है यहाँ पे और हमारा गर्म पानी लेके भी चले गए उधर पे। क्योंकि जब ये जो गर्म पानी है भाई, मैं अल नीनो का कॉन्सेप्ट तुमको बता रहा हूँ, अभी अल नीनो का जिक्र नहीं करूंगा, मानसून जब पढ़ाऊंगा तब करूंगा, लेकिन पूरा यही है, पूरा यही है, पूरा यही है। तो यहां से ये जो हवाएं हैं, ठीक है, ये जो गर्म पानी उसको लेके चली जाएंगी। तो जब गर्म पानी यहां से चले जाएगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। तो जो यहां थोड़ी बहुत हवा अगर चलेगी भी लोकल विंड यहां पे, तो क्योंकि यहां पे पानी ठंडा है, अपवेलिंग की वजह से, अपवेलिंग क्या होता है सर, वो जो गर्म पानी हट गया ऊपर से और नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आया उसको अपवेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ जो थोड़ी बहुत हवा चलेगी भी लोकल विंड, उससे भी बारिश नहीं हो पाएगी यहाँ पे, क्योंकि पानी तो गर्म लेके चला गया वो। एक तो यहाँ पे बारिश नहीं किया और पानी लेके चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ। सर वो तो ये यहाँ बेटे इतना तो पता होगा ना, धरती गोल है, साउथ अमेरिका के बगल में ही ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में यहाँ पर, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर बारिश कर देगा और यहाँ पे फिर वही खेला हो जाएगा वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे फिर वही खेला हो जाएगा वेस्टर्न साइड में। समझ में आई आपको ये चीज? अब उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी समझ लो, ठीक है, यहाँ पे भी विंड आएगी। अब ऐसा तो नहीं क्रॉस कर जाएगी, तो क्रॉस करते हुए नहीं सर, ये तो जो है ना, ये तो ईस्ट साइड है, तो यहाँ पे तो बारिश होनी चाहिए थी। अरे बेटा यहाँ से चीर फाड़ के थोड़ी ना आ गई है, जितनी बारिश करनी थी उसको उसने यहाँ कर दी, जितनी बारिश होनी थी हो गई। यहाँ आते आते वो ऑफ शोर हो जाएगी। बेटा विंड जो है ऑन शोर और ऑफ शोर होती है। ऑन शोर का मतलब जब वो बारिश करती है, जब उसमें मॉइस्चर होता है, और ऑफ शोर मतलब जब वो बारिश नहीं करती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, क्योंकि जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो उसने शेड कर दिया है, गिरा दिया है पहले ही। ठीक, समझ में आया कि क्यों आपको ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट है वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में दिखते हैं। ठीक है, अब जब ये ITCZ ऊपर की ओर, मतलब ये थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो विंड आ रही होंगी वो यहाँ पे बारिश कर देंगी, और अगेन यहाँ का जो गर्म पानी होगा उसको आगे बहा के यहाँ पे ले जाएंगे, गर्म पानी को बहा के यहाँ ले जाएंगे और यहाँ बारिश करेंगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन वही सेम कारण की वजह से डेजर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट। कौन कौन से डेजर्ट हैं? तो यहाँ पर आपको मोजावे है, सोनोरन यही होगा, मोजावे सोनोरन जब पढ़ेंगे ना वर्ल्ड मैपिंग पूरा, तो वहाँ देखेंगे। ये पैंटागोनियन डेजर्ट है, ये एटकामा डेजर्ट है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये जो एटकामा दिख रहा है ना, ये एटकामा, ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये पैंटागोनियन डेजर्ट है। ये नामी भैया कालाहारी, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। ये यहाँ पर ये गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ दस्ते कावे दस्ते लूथ है ईरान में। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये गोबी डेजर्ट, ये ठंडा डेजर्ट है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। तो अब समझ में आया कि क्यों डेजर्ट बनते हैं, रेगिस्तान बनते हैं। डेजर्ट के साथ तो नाइंसाफ़ी होती है बहुत, एटाकामा है। अब हमने देखो देखा नहीं, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, पता नहीं क्योंकि मुझे पता पका, मैं पूछूंगा डाउट है सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो फिर से देख लो, पूरा हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आखिरी बार बता रहे हैं। हमें पता है कि जो ये है इक्वेटर, ओके, ITCZ ऊपर की ओर नीचे की ओर शिफ्ट होता रहता है। अब यहाँ पर चलती हैं साउथ ईस्टर्ली ऐसे करके, और यहाँ पे चलती है नॉर्थ ईस्टर्लीज। तो ये क्या करती हैं, ऐसे यहाँ पे चलती रही होंगी, ऐसे यहाँ चल रही होंगी। ठीक है, जब ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे भी चलेंगे ऐसे। तो हमें तो होता क्या है कि ये यहाँ जब चलती हैं तो यहाँ पे क्योंकि गरम गरम है, पानी गर्म होता है, तो ये गर्म पानी को उठा के यहाँ बारिश कर देती हैं, क्योंकि गर्म पानी जो है मॉइस्चर अच्छा खासा होल्ड करता है। तो मॉइस्चर क्योंकि अच्छा खासा होल्ड करता है तो यहाँ पे खूब बारिश होगी यहाँ तक। ठीक है सर, यहीं तक क्यों होगी, लाइन क्यों बना दी? अरे भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी और कम होगी, थोड़ी और कम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ज़मीन है। जो पूरा पानी उठाया था वो समुद्र से उठाया था, यहाँ तो कोई समुद्र नहीं है, तो पानी का स्रोत उसके पास कम होता जाएगा। तो यहाँ के लिए वो ऑन शोर है,
और धीरे धीरे जैसे वेस्टर्न साइड में आएगी उसके लिए ऑफ शोर हो जाएगी, वहाँ तक पानी बचेगा नहीं, वहाँ तक पानी बचेगा नहीं। और जो यहाँ का गर्म पानी होगा भी यहाँ का, उसको उठा के उधर ले जाएगी, चलो भाई आगे की ओर चलो, ऊपर का सरफेस वाटर। तो ऊपर का पानी जब उधर की ओर चला गया तो उसको फिल करने के लिए नीचे का ठंडा पानी ऊपर, ऐसा नीचे ठंडा पानी, नीचे फ्रिज लगी है क्या? अरे पगले, ये है सूरज, ये इधर हीट करेगा, नीचे तक तो हीट जाएगी नहीं पूरी कि एकदम चीरते फाड़ते हुए पूरी गर्मी नीचे की ओर जा रही है। तो नीचे का जो ठंडा पानी है ऊपर आएगा, उसी को बोलते हैं अपवेलिंग। उसी को क्या बोलते हैं? अपवेलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी? अपवेलिंग क्रिएट होगी। और अपवेलिंग मतलब वो ठंडा पानी ऊपर की ओर आएगा। अब हम कल पढ़ेंगे जब ओशन करंट पढ़ेंगे कि इन डेजर्ट का बनने में ओशन करंट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। और यहाँ पर अपवेलिंग से मछलियाँ, क्योंकि जो नीचे की मछलियाँ हैं वो ऊपर आ जाती हैं, नीचे की मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं क्योंकि उनका खाना ऊपर आ जाता है तो वो भी ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है। इसके बारे में हम मानसून जब पढ़ेंगे, अल नीनो वगैरह, तब भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए डेजर्ट आपको वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि विंड्स जो होती हैं स्टडीज़ वो ऑफशोर हो जाती हैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिए, और इसमें थोड़ा बहुत लेना देना ओशन करंट का होता है। तो कल भी आपकी क्लास होगी, कल सैटरडे है मुझे पता है, मैं भूल गया था कल कि मुझे कल लगा था कि कल भाई मतलब वेंसडे, खैर कोई नहीं। तो कल हम छोटी सी क्लास करेंगे जिसमें कि 2 छोटे से टॉपिक होंगे, एक तो साइक्लोन और एक ओशन करंट। पिछले वाले बैच में मैंने सब मर्ज करके करवाया था ये। ठीक है, इस बार मैंने इसीलिए आराम से तसल्ली से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रेगुलर रहो। तो कल छोटी क्लास होगी जिसमें कि साइक्लोन और ओशन करंट समझेंगे। ठीक है, धनतेरस का दिन है, धन लेना चाहिए और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो इसलिए मैंने कल जो है क्लास करवाने का निर्णय किया है। अब आते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड पे, भूस्थैतिक या भूगर्भिक पवनें, भूस्थैतिक या भूगर्भीय पवनें। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स इज द विंड दैट ब्लोज व्हेन 2 फोर्सेस द प्रेशर डिफरेंस एंड अर्थ रोटेशन बैलेंसेस आउट ईच अदर। जब आपका प्रेशर डिफरेंस और अर्थ का रोटेशन बैलेंस हो जाता है। आइसोबार वो लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जिनका सेम प्रेशर होता है। ठीक, प्रेशर किससे डिसाइड होता है? कितनी गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ गर्मी सेम तरह की पड़ रही होगी, 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 कि नहीं पड़ रही होगी। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आइसोबार कुछ इसी तरीके के ही होंगे? क्योंकि आइसोबार वो लाइन है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जिनका सेम प्रेशर है, जिनका सेम प्रेशर है, उन पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने तुमसे ये कहलवाया, तुमको ये मनवाया कि भाई सेम तरह की हीट पड़ रही होगी तो सेम तरह का प्रेशर होगा, तो आइसोबार बन गया। ठीक, आइसोबार बन गया। ठीक है, लेकिन इतना भी स्ट्रेट नहीं होता है, इतना भी स्ट्रेट नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए तुम मान लो कि ऐसे कुछ ऐसा होगा, मतलब एकदम वही नहीं होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, कहीं कहीं सर्कुलर भी होते हैं आइसोबार सर्कुलर भी होते हैं, जैसे ये है आइसोबार। ठीक है, तो कुछ तो पैरेलल और कुछ ऐसे इस तरीके से आइसोबार होते हैं आपके। ठीक है, क्यों होते हैं देखेंगे अभी। ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब अभी हमने देखा था विंड चलाई थी ऐसे करके, क्यों? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। ऐसे विंड चलाई थी, क्यों? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स याद है? प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा था उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा था, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोला जा रहा था, PGF। ऊपर जाते हैं तो कोरिलेट फोर्स बढ़ने लगता है। ठीक, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि विंड आर ब्लोइंग परपेंडिकुलर और पैरेलल टू आइसोबार। जो पवने हैं वो किस तरीके से चल रही हैं? पवने परपेंडिकुलरली चल रही हैं या फिर समानांतर तरीके से चल रही हैं? तो अगर हम देखें तो पवन कुछ इसी तरीके से चल रही हैं और आइसोबार ही है, यानी परपेंडिकुलर टू आइसोबार एंड पैरेलल टू PGF, क्योंकि PGF ऐसे ही क्रिएट होगा इसी तरीके से। तो होगा क्या कि जब हम ऊपर जाएंगे तो कोरिलेट फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा कोरिलेट फोर्स। राइट क्यों डिफ्लेक्शन होता है ऐसे? कोरिलेट फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, और वो पवने जो बहुत ही ऊपर ब्लो हो रही हैं, ऊपर का मतलब ये है
देखो ये तो ऊपर हो गए, ठीक है, जिनको हम मिड लैटिट्यूड बोल देते हैं, ठीक है, जिनको क्या मिड लैटिट्यूड बोल देते हैं। मिड लैटिट्यूड मतलब वही आपका ही है, ठीक है। ये जो आपका मिड लैटिट्यूड में अगर बात करूँगा तो ये 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, और हाई लैटिट्यूड में 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ को हाई लैटिट्यूड, जो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना है यहाँ पे कि ऊपर से मेरा मतलब है हाई ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड तो देख ही लिया, लैटिट्यूड में भी हम ऊपर जा रहे हैं, हाई हो जा रहे हैं। ऑल्टीट्यूड में भी, ऊंचाई में भी ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हो ऑल्टीट्यूड? जैसे कि हम लोग जमीन में बैठे हुए हैं और ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे घर वर तो बने नहीं हुए हैं ऊपर, और वहीं इतने लंबे चौड़े पेड़ होते हैं, तो हवाएं क्या करती हैं, उनको कोई फ्रिक्शन नहीं मिलता है, कोई अवरोध नहीं मिलता है, तो आराम से और बहुत तेजी के साथ फ्लो होती है। याद करो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s को सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे। तो वो हवाएं क्योंकि बहुत स्पीड में ब्लो हो रही हैं, तो उनमें कोरिलेस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अब क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कोरिलेस फोर्स इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, बट इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ विंड। ये हवा जितनी तेज चलेगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो जो ऊपर चल रही होगी हाई ऑल्टीट्यूड पे, वो विंड में डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और वो परपेंडिकुलर ना ब्लो करके आइसोबार के पैरेलल ब्लो होने लगती है। द विंड मूव्स पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पीजीएफ ऐसे है परपेंडिकुलर टू आइसोबार, विंड भी ऐसे चल रही थी, लेकिन कोरिलेस फोर्स से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत ऊपर अगर कोई विंड कर रही है तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो वो आइसोबार के पैरेलल ब्लो करने लगी, या फिर पीजीएफ के परपेंडिकुलर ब्लो करने लगी। समदाब रेखा के समानांतर या दाब प्रवणता बल के लंबवत बिना दिशा बदले चलती हैं, ऐसियों को बोलते हैं भूस्थैतिक या भूगर्भीय पवनें, जियोस्ट्रॉफिक विंड। एक तरह की जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, एक तरह की होती है, मतलब सेम नहीं होती, लेकिन सिमिलर तरीके से इनको क्वाज़ाई जियोस्ट्रॉफिक बोल देते हैं। जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम ये क्या है? अ जेट स्ट्रीम इज अ नैरो बैंड ऑफ विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऊपरी एटमॉस्फेयर में ये बहुत तेज ब्लो करने वाली विंड्स हैं, हवाएं हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था, जब ये मैंने आपको ड्रॉ करवाया था, ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ किस तरीके से विंड एक साथ आ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, और किस तरीके से यहाँ विंड ऊपर उठ रही हैं एक साथ, है ना, ऊपर उठ रही थी विंड। तो जब ये विंड ऊपर उठती है, जब ये विंड नीचे सबसाइड करती है, जब ये नीचे सबसाइड कर रही होती है तो पूरी विंड सबसाइड नहीं करती है, कुछ बच जाती है। ऐसे पूरी उठ के डाइवर्ज नहीं होती है, कुछ यहाँ बच जाती है। वो जो बच जाती है विंड, वो जाए तो जाए कहाँ, बेचारी कंफ्यूज, तो जो है अर्थ के रोटेशन को फॉलो करने लगती है और वेस्ट की ओर ऐसे 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 चलने लगती है। सब पोलर जेट स्ट्रीम्स। और ये जो यहाँ ऐसे चलने लगेगी, आपसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो यहाँ से जेट धाराएं बन जाती हैं, जो क्योंकि पूरा तो ऐसा है तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी कुछ तो होना चाहिए ना, कोई बाकी, पूरा सब नहीं गिर जाएगा, और ना ही पूरा उठ के डाइवर्ज हो जाएगा, कुछ बकेगा, बाकी रहेगा जो वहाँ स्टैटिक पड़ा रहेगा, और वो विंड का जो पार्सल है वो इस तरीके से ब्लो होने लगेगा। वो विंड का पार्सल जो कि बहुत ऊपर है, क्योंकि देखो मैंने ऊपर से गिराया था नीचे, तो ऊपर ही ब्लो करवा रहा हूँ, और नीचे से ऊपर उठाया था तो ऊपर से जब डाइवर्जेंस करवा रहा हूँ तो वहाँ से कुछ विंड जो बच जाती है वो ब्लो करने लगती है, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं, जो कुछ इस तरीके से चलती हैं। तो इनको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, और इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। बहुत तेज़ स्पीड में ब्लो करती हैं, लगभग 3000 से लेके लगभग वही, हाँ, उतना आप ये मान के चलो, इतना स्पीड तेज़ होता है इनका, इतना स्पीड तेज़ होता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इनका डायरेक्शन फॉलो करते हैं, सो दैट कि उनका फ्यूल बच सके, ठीक है। आप ये नहीं, मतलब जो आपका ये अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक महासागर, ये आपको पता है सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे बिजी है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्थ अमेरिका और यहाँ यूरोप है, दो डेवलप्ड कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो भी फ्लाइट जाती हैं इस पाथ को फॉलो करती हैं, जो जेट स्ट्रीम का पाथ होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो जो प्रिडिक्शन करने वाले होते हैं उनके हिसाब से ये लोग पाथ फॉलो करते हैं, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं और फ्यूल भी इनका बच जाता है, और क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, 300 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इनकी, और बहुत ऊपर ब्लो हो रहे हैं। कितना ऊपर? तो 9 से 10 किलोमीटर की हाइट पे ब्लो हो रही होती हैं। आप समझ सकते हो कि ट्रोपोपॉज के जो थोड़ा सा नीचे, ट्रोपोपॉज के ही आसपास ब्लो हो रही हैं, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, ठीक है, क्लियर, ओके।
अब आते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो 5 मिनट का आपका बाकी रहेगा क्या, जो वो वाला पोर्शन है लोकल विंड का, ठीक है। और ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो कल जब आप क्लास समझेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब साइक्लोन बनाऊंगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर के अराउंड, तब आपको समझ आएगा कि जो आइसोबार होते हैं वो क्यों कहीं कहीं सर्कुलर होते हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज यानी कि स्थलीय पवनें और समुद्री पवनें। सबसे पहले बात, लैंड की प्रॉपर्टी समझो और वाटर की प्रॉपर्टी समझो। लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, और वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, मोर लेस। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, वो जल्दी गर्म होती है। गर्म है ठीक है बोलती है, और जल्दी ठंडी हो जाती है। ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। अब ये प्रॉपर्टी की वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं जो कोस्टल इलाके होते हैं, जो तट में जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। कैसे, वो समझो। ये है, मान लेते हैं कि समय जो है दिन का है, जो है, ठीक है। तो दिन का समय ही है, कब का, दिन का। बस तुम इधर ध्यान दो, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम उस पर फोकस मत करो जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ये है, ये जो ये है वो वही है। ये है समुद्र, ये है समुद्रा, ठीक है। ये पानी पड़ा हुआ है, ये पानी पड़ा हुआ है। ये ज़मीन है इधर पे, ये क्या है, ये ज़मीन है इधर पे। धूप पड़ रही एकदम कायदे की चमक के, धूप तो दोनों जगह सेम पड़ेगी, लेकिन कोई जल्दी गर्म होगा, कोई देर से गर्म होगा। तो जल्दी कौन गर्म होगा, लैंड। देर से कौन गर्म होगा, ये। तो लो प्रेशर कहाँ लिखूँ, बताओ जल्दी से। लो प्रेशर कहाँ लिखूँ, ज़मीन में कि पानी में? लो प्रेशर कहाँ लिखूँ, ज़मीन में कि पानी में, जल्दी बताओ। बदल दी, चलो। पेपा पिग का हाउस, अच्छा वो पेपा पिग वही है, कोई कार्टून है क्या ये, बायोलॉजी पर इसका एक? क्योंकि जो मेरी वो मतलब है ना, जो भतीजी है मेरी, तो वो पेगा पिगी तो कुछ तो करती रहती है, वो पेगा पिगी शायद, आई थिंक वही होगा ना। तो ये लो प्रेशर है। देखो भजन शुरू हो गया, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, अबे सुबह सुबह के भजन शुरू कर देते हैं एकदम। तो ये लो प्रेशर होगा क्योंकि जल्दी गर्म होगा, ये देर से गर्म होगा, तो ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। विंड कैसे ब्लो करती है, हाई से लो ब्लो करती है। विंड हाई से लो ब्लो करती है, चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब। और विंड का नाम पड़ता है जहाँ से वो चल रही है, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से। तो कहाँ से चल रही है, समुद्र से। तो बन गई सी वेव, ले सी ब्रीज बन गई, सी ब्रीज, सी ब्रीज बन गई, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यूरिंग द डे व्हेन लैंड हीट्स है फास्टर देन द सी, ठीक है, क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर लैंड एंड हाई प्रेशर ओवर द सी, कॉजिंग एयर टू मूव फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक। अब आई थिंक बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रहा होगा, बट आप हाई एंड माइक ले रखा है अपन ने, ऐसा नहीं कि नॉर्मल दस्ता वाला, ना ना ना, एक बटन दबाता हूँ सीधा बैकग्राउंड नॉइस कम होता है, ठीक है। तो ये ज़मीन है, फिर से वही केस कंसिडर करते हैं, ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है ये, और ये पानी है, ये पानी है। भाई ने लगता है दिल पे ले लिया गाड़ी वाले ने, भजन बंद करके पुराना लगाना लगा लिया, ठीक है। तो ये है आपका लैंड और ये वो वाटर। अब रात के समय क्या होता है, नाइट के समय सूरज बाबा तो है नहीं, रात के समय हीट लूज होती है, हीट लूज होती है। जल्दी हीट कौन लूज करेगा, अभी बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की कम होती है, इसके से हीट जल्दी गेन भी करता है, लूज भी करता है। तो जल्दी हीट लूज कर देगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये धीरे धीरे लूज करेगा, देर से ठंडा होगा। तो लो प्रेशर किस पे लिखूं, क्यों भैया, जल्दी हीट इसने रिलीज कर दिया, जिसने कम कम हीट रिलीज किया। तो जिसने कम हीट रिलीज किया तो वो लो प्रेशर, जिसने ज़्यादा हीट रिलीज कर दिया वो ठंडा हो गया, वो हाई प्रेशर। विंड चलती है हाई से लो की ओर, क्योंकि चल रही है जमीन से तो हो गई लैंड ब्रीज, क्योंकि चल रही है रात में तो लैंड ब्रीज चलेगी रात में, रात में। और ये कब चलेगी, दिन में। आ गया समझ में, ठीक।
ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट जो है, चार्ट ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, आइसोथर्म का चार्ट है ये चार्ट अभी समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। और ये बहुत ही ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो समझना, नहीं तो आराम से मस्त थोड़ी देर आराम फरमाना और सुनना। वाह, आज समझना नहीं है, बस देखना है, सुनना है क्या चल रहा है बस, ठीक है। तो ऐसे करना। तो पहले हम ये पढ़ा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, फिर ये पढ़ा देंगे जो ऑप्शनल है। मन हो तो पढ़ना, क्योंकि ये एसएससी में तो शायद ही मतलब पूछ सकता है, लेकिन सीजीएल में अगर पूछेगा तो मेंस लेवल में बन सकता है। जैसे सीएचएसएल एमटीएस, इसमें तो बहुत ही लीस्ट चांसेस है ये पूछेगा, और सीडीएस सीएपीएफ में तो हाई चांसेस रहते रहे हैं, ठीक है। सीडीएस सीएपीएफ में हाई चांसेस है, सीजीएल में भी मॉडरेट चांसेस हैं, और बाकी जो सीएचएसएल एमटीएस उसमें तो लो, वेरी लो चांसेस, ठीक है। तो लोकल विंड पे आते हैं। स्थानीय पवन ने बताया था, जो कि बहुत ही एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम में ब्लो होती हैं, उनको बोलते हैं लोकल विंड। शुरू में ही समझाया था, जैसे कि लू है, ठीक है, सिर्फ गर्मियों में ब्लो होती है, और नदर्न जो हमारे प्लेन्स होते हैं, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ ब्लो होती है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, सेंटा आना है। चिनूक जो है ये गर्म हवा है, जहाँ जहाँ पे गर्म एरो से बनी हुई है विंड, वो गर्म हवा है। जहाँ पे ठंडे एरो से बने हुई है, मतलब उससे ब्लू एरो से बनी हुई है, वो आपकी ठंडी विंड है, ठीक है। तो चिनूक जो है और सेंटाना दोनों गर्म है। चिनूक को स्नो ईटर बोलते हैं। स्नो ईटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्नो होती है वो खा जाती है, स्नो को एकदम खा जाती है, ठीक है। आती क्योंकि गर्म है तो भाई स्नो को खा जाएगी, सिंपल सी बात है। ब्लिजार्ड है ये, ठंडी एकदम ठंडी हवा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है, और ये बहुत ज़्यादा स्नो बर्फबारी करती है। पैम्पेरो कोल्ड विंड है, अर्जेंटीना में होती है। जोंडा गर्म हवा है। हरमट्टन, इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। और ये जो गल्फ ऑफ गिनिया है, इसको गल्फ ऑफ गिनिया बोलते हैं। यहाँ हम लोग करती है डॉक्टर विंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ तो प्रॉपर्टीज़ लेके आती है ऐसी, जो लोगों की चीज़ों को क्योर कर देता है। जैसे कि नहीं, हमारे यहाँ पे, अरे यार पुरवाई चल रही है, साला पूरा शरीर अकड़ रहा है, देखा होगा तुमने, है ना? जो हमारे लगभग 50 से 60 70 की उम्र के जो लोग होते हैं, पुरवाई चल रही है, पूरा शरीर अकड़ रहा है कि नहीं? तो यही होता है। तो वैसे इन लोगों के यहाँ भी कुछ शरीर ऐसा कड़ाती होगी, इन लोगों को मजे आते हैं, पुरवाई चल रही है, मज़ा आ गया, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर भी, ठीक है, जो काम डॉक्टर करता होगा वो ये कर देती होगी, ठीक है। खमसिन, खमसिन जो है इजिप्ट, खमसिन नहीं, खमसिन बोलो इसको। खमसिन जो है इजिप्ट में होती है यहाँ पे, ठीक है। सिरोक्को, सिरोक्को ये ब्लड ड्रेन कराती है। ब्लड ड्रेन कैसे? ये सारा डेजर्ट से ब्लो हो रही है, ठीक है। लाल लाल मिट्टी ले जाएगी, यहाँ से मेटेरियल पानी उठाएगी, पानी उठा के गर्म हवा है, गर्म हवा पानी उठाएगी, ऑब्वियस सी बात है, गर्म हवा ज़्यादा पानी उठाती है, मॉइस्चर लेडन विंड होती है, और यहाँ पर बारिश करेगी, तो इसको हम ब्लड रेन बोल देते हैं। मिस्त्राल और बोरा ठंडी विंड है। याद करो, सर्दियों में तुम, याद है, तुम देखा हो तुमने, गाय भैंसों को बोरा चढ़ा देते हैं, ऐसे कपड़े वपड़े तो होते नहीं है कि भाई ले लो इनके लिए कपड़े बनवा देते हैं, तो बोरा वोरा चढ़ा देते हैं। तो बोरा ठंडियों में पहनाते हैं जानवरों को, तो बोरा और मिस्त्राल दोनों ठंडी है। यहाँ आल्प्स जो पर्वत है, आल्प्स पर्वत, सदर्न आल्प्स, वहाँ पे फोन एक गर्म विंड ब्लो हो रही है, ठीक है। काकाबूरा नहीं है, काकाबूरा लकड़ी है ना, काकाबूरा का बैट बड़ा कायदे का बनता है यार। खेला तुम लोगों ने कभी काकाबूरा का बैट से? मैंने तो नहीं खेला है। कश्मीरी जो विलो होती है शायद उससे बनता है वो काकाबूरा का बैट, काफ़ी महंगा आता है। तो ये कारा बुरान, ठीक है, कारा बुरान है, ये बुरान है, ठंडी हवा है। और ये ब्रस्टर्स, और यहीं पर आपकी चलती है एक ब्रिक फील्डर, क्या है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर कैसी है, गर्म है कि ठंडी है? बताओ तो। तो ब्रिक फील्डर गर्म है, ठीक है। बस हो गया, ख़त्म। ये सब के बारे में प्रॉपर्टी लिखी है, पढ़ लो भैया। इसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लड ड्रेन करती है। ये साइबेरिया वगैरह में नहीं चलती भाई, भाई साइबेरिया में नहीं चलती है, ठीक है। अफ्रीका में चलती है, अफ्रीका में, ठीक है। इजिप्ट और सारा डेजर्ट में हरमट्टन ब्लो होती है, डॉक्टर विंड। इजिप्ट में नहीं यार, ये खमसिन ब्लो होती है इजिप्ट में, कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये चलती है इजिप्ट वगैरह में, खमसिन, ठीक है। और ये ब्लो होती है आपकी गल्फ ऑफ गिनिया में, ठीक है। और ब्रिक फील्डर तो ऑस्ट्रेलिया में। बाकी ये है ब्लिजार्ड है, बहुत ठंडी हवा है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में नहीं चलेगी यार, ये सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये चलेगी नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में, मतलब वही यूएसए और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए कनाडा दोनों आते हैं। मिस्ट्राल आपकी, बोरा मिस्ट्राल तो वहाँ चलेगी आपकी, ठीक है, वहीं पे सदर्न यूरोप में। फोएन गर्म हवा है, जो कि आल्स पर, सदर्न आल्स पे चलेगी। पैम्पेरो जो है, पंपास जो रीजन है अर्जेंटीना, वहाँ पर होती है, ठीक है। समझिए आप, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप आराम से बैठो, जिनको अगर ना समझना 2 मिनट लगेगा, समझा देते हैं सब, ठीक है। ITCZ कहीं ज़्यादा कहीं कम क्यों होता है? क्योंकि देखो भाई, अभी चलो समझाते हैं, उसी पे आते हैं, ठीक है।
उसी पे आ रहे हैं। पहली चीज़ तो जब भी एक चीज़ तुम मेरी गांठ बांध लो, पकड़ो उसको, थोड़ा सा उसको जो है कहीं पे डालो, उसकी गांठ बना लो और गांठ बांध लो और रख लो उसको कहीं पे, ठीक है। क्या कि जो है नदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ तुमसे ज्योग्राफी में पूछे कि ये नदर्न में क्यों होता है, सदर्न में क्यों नहीं होता, ये सदर्न में क्यों होता है, नदर्न में क्यों नहीं होता, तो तुम बस सीधे बोल दो क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, भूभाग ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम भूभाग है। सारे मर्जों की एक ही दवा है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, एंड दैट इज कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, खत्म बात, बस यही है, ठीक। अब तो ये है, ठीक है। अब ITCZ वाला फिर अब समझो ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आइसोथर्म। आइसोथर्म वो लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं जिनका सेम टेम्परेचर होता है। तो जैसे कि मैं बोला कि यार यहाँ पे जितना टेम्परेचर उतना, मतलब इक्वेटर पे जितना होगा उतना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक जितना इक्वेटर पे टेम्परेचर है, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस, तो तुमको पोल से मिल जाएगा, तो आइसोथर्म ऐसे बन जाएगी, ऐसे तो बनेगी नहीं कि यहाँ पर है तो यहाँ पे भाई, यहाँ पर तो इतना तो समझ पा रहे होगे ना यार कि एक लैटिट्यूड पे सेम तरह की सनलाइट पड़ती है, एक तरह से सेम लैटिट्यूड, तो मतलब स्ट्रेट लाइन होंगी, लेकिन एकदम भी स्ट्रेट नहीं होंगी। क्यों एकदम स्ट्रेट नहीं होंगी, देख लो यहाँ पर है तो स्ट्रेट, ये भाई है तो स्ट्रेट, लेकिन मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई, और कहीं कहीं बहुत ही मुड़ रही, ये देखो ये गिर गई, ये लो चढ़ गई, एकदम से चढ़ गई, ये हिचकोले क्यों खा रही है, नीचे गिरती है जमीन में और चल रही है, ठीक है, नीचे पानी में गिर रही है जमीन और एकदम से गिर रही है जमीन में, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, गेस कर सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है ऐसा, किस लिए हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है ऐसा, किस लिए, इसलिए लैंड जो है जल्दी हीट होती, जल्दी कूल होती है। तो अब तुम मुझे बताओ, ये है जनवरी का महीना, ठीक है, तुम इसको नहीं, पहले इसमें आओ तुम, जुलाई में, ये है जुलाई का महीना, जुलाई में गर्मी कहाँ, जुलाई में हमारे सूरज बाबा यहाँ होंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो कायदे गर्मी पड़ रही होगी, जब कायदे की गर्मी पड़ रही होगी तो लैंड जल्दी गर्म होगी कि पानी, सर लैंड जल्दी गर्म होगी, मानते हो बात को, मानते बात को। या 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, एकदम से डिक्रीज हुआ, यहाँ भी 20 है, एकदम से चढ़ गया भाई, एकदम से चढ़ गया ये, यानी कि अब ये 20 यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ आसपास, ना ना ना, वहाँ ऊपर है 20, और फिर यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, और फिर ये नीचे गिरा, ये नीचे गिरा और फिर ऊपर चढ़ा, ये 10 डिग्री सेल्सियस का, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, समुद्र आया तो ऊपर चला गया। ध्यान से मतलब समझना है तो समझ लो, वैसे जैसे ना था सबके लिए नहीं है, ऑप्शनल है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो गई, तो जो तुमको 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ देखने को मिल रहा है वो यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जितनी सनलाइट पड़ रही होगी उतनी सनलाइट यहाँ भी पड़ रही होगी, लेकिन जितना गर्म ये हुआ होगा उससे कहीं ज़्यादा गर्म ये हो गया होगा। तो अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये कहीं ना कहीं 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो 30 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है वो, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब समझ में आया कि क्यों ऊपर गया वो, अब समझ में आया कि ऊपर क्यों गया, क्योंकि 20 को लेने गया था, 20 यहां नहीं मिलेगा, इसकी बराबरी में नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर नॉट द सेम ब्रो, दिस इज वाटर ब्रो, दिस इज द लैंड ब्रो, एंड लैंड ब्रो हीट्स अप फास्टर। तो लैंड कम गर्मी में ही उतना गर्म हो जाएगा जितना इनको 20 डिग्री सेल्सियस में लगा होगा, तो ये कम गर्मी में ही 20 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पा लेगा, तो ऊपर जाओ, पवा दो इसको, पवा दो इसको गर्मी, ठीक है। हाँ, राधा राधा नाम जाप करो और पवा दो इसको 20 डिग्री सेल्सियस, समझ में आई चीज। जैसे भी अब ये नदर्न हेमिस्फीयर है, अब तुम समझो ये मजा आएगा, नीचे आओ, नीचे ठंडी होगी, नीचे ठंडी होगी नहीं होगी बताओ, तो लैंड अब जल्दी ठंडी होगी, लैंड ज्यादा ठंडी होगी, अगेन वी आर नॉट द सेम ब्रो, ठीक है। और जो समुद्र होगा वो उतना ठंडा नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, हाँ दोनों सेम नहीं था, सीजिए, ओके ओके ओके, नहीं समझ में आया गोपीदास, तो राधा राधा नाम जप करो, तुम मत पवाओ, तुम्हारे पवाने के लिए है ही नहीं चीज़, तुम आराम से नाम, तुमको समझना ही नहीं ना, ठीक है। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है, ठीक। अब तुम देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया होगा, बहुत जल्दी ठंडा हो गया होगा, ठीक है।
तो अगर ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, तो तुमको क्या लगता है 20 मिलेगा? नहीं यार 10 मिलेगा। क्यों 10 मिलेगा? क्योंकि बहुत ठंडा हो गया होगा, और ये उतना ठंडा नहीं होगा, ये अभी भी गर्म होगा थोड़ा सा, ये ठंडा। तो हमें इक्वेटर के पास ही तो जाना पड़ेगा। अगर इतनी गर्मी लेनी है मेरे को तो इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके से स्टेटमेंट बन के सवाल 100% आएगा। CDS, CAPF, NDA सिविल सर्विसेज के पेपर में तो भाई नहीं, पता नहीं आया भी था इस बार, शायद आया भी था इस बार। लिख के ले लो, आएगा। जिस दिन आएगा तो लोगों से पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रटवा दिया जाता है क्या कि गर्मियों के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म, लैंड पे, देख रहे हो कितनी चीजें हैं। गर्मियों के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में, लैंड में आइसोथर्म ऊपर की ओर जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की ओर आता है। ठंडियों में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ठंडियों में इसका उल्टा हो जाता है जनवरी में। अब जैसे ये 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है, ये कायदे का चमक के ठंडा हो गया होगा, ठीक है। अब ठंडी का प्रकोप ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये कोई तो आइसोथर्म है, शायद 8 डिग्री सेल्सियस, जितने का भी है आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अब ये जो है बहुत ठंडा हो गया होगा, बहुत ठंडा हो गया होगा, तो ये थोड़ा कम ठंडा हो गया होगा, तो गर्मी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा हमेशा। जब गर्मी लेनी तो इक्वेटर की तरफ जाओगे। अब क्या है, अभी तुरंत ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पानी है ना। तो तुम एक चीज याद कर लो कि गर्मियों में जो आइसोथर्म है वो लैंड में ऊपर की ओर जाएगा और पानी में नीचे की ओर आएगा। अगर लैंड में ऊपर की ओर जाएगा नदर्न में, तो सदर्न में नीचे की ओर जाएगा। सिंपल। बताओ, होगा? लैंड में आप ये सिंपल समझो कि भाई अगर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म चाहिए, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, दूर जाना पड़ रहा है। सेम यहाँ पे दूर जाना पड़ रहा है। तो इक्वेटर से आप हमेशा दूर जाओगे गर्मियों के महीने में, ठीक है, गर्मियों के महीने में इक्वेटर से दूर जाओगे लैंड में, और सर्दियों में उल्टा हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, सिंपल, ठीक है। बाकी होता ये है कि ये रटवाया जाता है, तो बस मैंने आपको समझा दिया ऐसा होता क्यों है, ठीक है। नो गॉट इट, ओके। विंड भाई, क्योंकि आइसोथर्म जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैं ये एक आइसोथर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे 20 ये सर्दियों का समय है, सर्दियों का समय है भाई मेरे, सर्दियों का समय, ध्यान समझना, सर्दियों का समय है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के लिए तो गर्मी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मी होगी नहीं होगी? अगर सदर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मी होगी तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये बहुत गर्म होगा सर। तो पोल्स की तरफ जाना पड़ेगा आपको थोड़ी सी ठंडक लेने के लिए। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एक याद करके चलो कि गर्मियों में क्या होता है, इक्वेटर से क्या है, हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई, कि लैंड और ये जो समुद्र है, वाटर, उसकी हीटिंग कैपेसिटी को लेके यहाँ पे चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों में आइसोथर्म लैंड पे ऊपर की ओर जाता है, बस इतना तुम याद रखो, ठीक है। बाकी तो अब क्वेश्चंस करता है, और साइक्लोन वगैरह कल पढ़ेंगे, साइक्लोन ओशन करंट, छोटी सी क्लास होगी। बाकी जिन लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए और सारी PDF और नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये आपका कॉम्बो बैच है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। आ गया से, ठीक है, आ गया, ठीक है। और कूपन यहाँ पे यूज़ कर लेना, परमार 4.0। आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं क्वेश्चंस। ये क्या हो रहा है? करो इसको, और जिनको नहीं लगाने वो भागो, जल्दी भागो, है ना। हाँ, करेक्ट कर लो उसको कृष्णा, अगर उसमें वो ऐसा। छुट्टी आते ही आपको फोमो होने लगता है, हर फेस्टिवल में क्लास रख देते हैं। अच्छा, तो मत आना भाई, क्या कर सकते हैं, मौज करना बढ़िया। ठीक है, चलो। तो द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स लार्जली डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, बिल्कुल। प्लानिटरी विंड लैटिट्यूडनल जो हीटिंग होती है इस पर, यानी कि वायुमंडलीय तापन में, ठीक है, अक्षांशीय भिन्नता के कारण।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशन, महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण। क्यों? कि हमें पता है कॉन्टिनेंट जल्दी हीट हो, जल्दी कूल होते हैं, ओशन आराम से हीट और आराम से कूल होते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ से कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है और कहीं ना कहीं उनका भी लेना देना तो होता ही है। तो ये इसी बार का CDS का पेपर है, ठीक है। रुको, इसको करो पहले। डॉक्टर विंड कौन सी है? चिनूक है, खमसीन है, हरमट्टन है, नॉर्वेस्टर है, बताओ। तो नॉर्वेस्टर पढ़ाया नहीं है, ये मानसून पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ये गर्म हवा ही होती है, ठंडी हवा नहीं होती है। हरमट्टन जो है डॉक्टर विंड कहलाती है, जो गल्फ ऑफ गिनिया में, गिनिया कोस्ट में ब्लो होती है, ठीक है। खमसीन इजिप्ट में ब्लो होती है, और चिनूक जो है नॉर्थ अमेरिका में ब्लो होती है, जिसको कि किस नाम से जानते हैं? स्नो ईटर। इसको करो अभी। जियो साइंटिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन विद ड्राई स्नो। दिस विंड हैज सम फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड कैरीज द अबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस क्रिस्टल्स। बताओ तो क्या सही आंसर होगा इसका? हरमट्टन, टॉरमोंटेन, चिनूक या ब्लिज़ार्ड। तो कैसे विंड है ये? कोल्ड विंड है। चिनूक स्नो ईटर थी, स्नो को खा रही थी क्योंकि ये वार्म विंड थी, तो ये तो होगी नहीं। हरमट्टन ये भी गर्म हवा थी, ठीक है, अफ्रीका में ब्लो हो रही थी डॉक्टर विंड। आंसर होगा ब्लिज़ार्ड। वैसे ही ट्रामाउंटेन ये भी ठंडी विंड होती है और ये सदर्न आल्स में ब्लो होती है, जहाँ पर आपकी फ़ोन ब्लो हो रही थी ना गर्म वाली, लेकिन उतनी ज़्यादा इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, ड्राई स्नो नहीं गिराएगी, जो कि ब्लिज़ार्ड गिराती है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। NDA 1 2025 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉर्लिस फोर्स इज ऑर करेक्ट? कॉर्लिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉर्लिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द PGF, ठीक है। एट द इक्वेटर द कॉर्लिस फोर्स इज 0 एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। विषुववृत्त पर कॉर्लिस बल शून्य होता है और पवन समदाब जो होता है रेखाओं के लंबवत बहती है। कॉर्लिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द PGF। तो PGF क्या है? जैसे आइसोबार है ऐसे होते हैं, ठीक है, PGF ऐसे होता है। कॉर्लिस फोर्स हमेशा ऐसे ही तो लगता है, ठीक है, चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करवाएगा लेफ्ट की ओर, तो ये तो सही है, ठीक है। एट द इक्वेटर में कॉर्लिस फोर्स 0 होता है, बिल्कुल बात सही है। एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, ठीक है, ऐसा तो होता है कि नहीं होता, बता देखते हैं। तो बिल्कुल आइसोबार ऐसे होते हैं और परपेंडिकुलर टू आइसोबार होता है। पैरेलल टू आइसोबार वो जो ब्लो होती है उसको जियोस्ट्रोफिक विंड बोलते हैं, भूगर्भिक पवनें बोलते हैं, जो कि ऊपर लैटिट्यूड और ऊपर ऑल्टीट्यूड में होती हैं, वो पैरेलल टू आइसोबार ब्लो होने लगती है। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। अगला करो। बताओ इसमें टाइप ऑफ विंड के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए, पढ़ो और बताओ। सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में सिलेक्शन लो। BC 2.2 बैच का लाइव कितने बजे होता है यार? ये तो मुझे नहीं पता, शायद रात को होता है, रात को क्लास लेते हैं, और सैटरडे संडे, ठीक है। एक बार वहाँ पे होगा शेड्यूल, देख लेना PC बैच का, अमन सर ने बताया होगा। दे अकर एट अपर लेवल्स इन दी एटमॉस्फेयर। ऊपरी एटमॉस्फेयर में ऊपर यानी हाई ऑल्टीट्यूड पे। दे आर सब्जेक्ट टू 2 फोर्सेज, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कॉर्लिस फोर्स। दोनों लगता है, PGF भी लगता है, कॉर्लिस फोर्स भी लगता है। व्हेन द फोर्सेज बैलेंस एयर मूव्स एट राइट एंगल टू द PGF, पैरेलल टू आइसोबार चलने लगती है, ठीक है। अब पैरेलल टू आइसोबार चलने लगती है, अब क्या मार्क करोगे? देखो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली तो तुम मार्क करने से रहे, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली से तो तुम मार्क करने से रहे, तो फिर क्या मार्क करोगे? जेट स्ट्रीम, भूविक्षेपी वायु, पछुआ पवन या फिर पूर्वी पवन? तो तुम मार्क करोगे सर क्या क्या मार्क करोगे? तो तुम मार्क करोगे ऑप्शन नंबर B, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अच्छा, जो जेट स्ट्रीम थी वो इस तरीके से क्यों चल रही थी ऐसे? तो ध्यान रखना, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उनमें एक, ठीक है, जो अभकेंद्रीय बल लगता है उसकी वजह से। बाकी यहाँ पर आपका ये होगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम वो भी अपर लेवल विंड है, लेकिन बहुत ही नैरो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, और वो जियोस्ट्रॉफिक का विंड पैटर्न फॉलो नहीं करती। तो हम जियो और जेट स्ट्रीम ना, ऐसा नहीं कि नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में फ्लो करती हैं, ठीक है। 2 तरह की होती हैं, तो सब ट्रॉपिकल वाली और पोलर वाली। ट्रफ एंड रिज क्या हैं? तो रुक जाओ, अभी छठवां वाला बाद में करना। स्पीड ऑफ विंड को मेजर किससे करते हैं? विंड वेन, विंड रोज, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, किससे मेजर करेंगे? देख रहे हो CA 2021। तो बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर करते हैं, विंड वेन से विंड का डायरेक्शन मेजर हो जाता है, एनेमोमीटर से विंड का स्पीड मेजर हो जाता है। आइसोहेलाइंस आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल। तो आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं? टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल या फिर सैलिनिटी। समान ताप, समान दाब, समान वर्षा या समान लवणता। तो इसको ना ऐसे याद कर लो, H की जगह S कर लो तुम, होता तो H ही है लेकिन तुम S कर लो, बस खत्म हो गया। आइसोसेलाइन, सेलाइन मतलब सैलिनिटी, खत्म, याद हो गया अभी। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्लिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। तो कॉर्लिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए।
मैक्सिमम होता है पोल्स पे, 0 होता है इक्वेटर पे। विंड को डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन द सदर्न हेमिस्फीयर, नो इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत पूछा था। नदर्न में राइट की और सदर्न में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। वेर इज द कॉर्लियस इफेक्ट द लार्जेस्ट, कॉर्लियस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है, कहाँ होता है? एट द इक्वेटर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है, या ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ पोल पे 45 डिग्री लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर। कॉरियोलिस इफेक्ट कहाँ लार्जेस्ट होगा? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, दोनों पे। चलो भाई अब वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़े थे छठवां वाला, ट्रफ एंड रिच। ट्रफ का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ, ट्रफ रिच गेस करो। मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी गेस तो कर ही सकते हो। देखिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन गए कि नहीं आपसे यार, CAPF के हों, CDS के हों, सब बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर इससे टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ कि अगर तुमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा? बताओ, जब UPSC का भी तुमको करवा दिया मटेरियल, वही तो तुमसे लोग बोला है कि भाई तुम लोग SSC की फ़ीस में UPSC का कंटेंट उधेड़ रहे हो। तो ट्रफ हमेशा जो चीज़ें गिरती हैं उसको बोलते हैं, और क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ट्रफ मतलब लो प्रेशर, ठीक है, इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर, और रिज मतलब इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। अगर ये उधेड़ दिए हो ये तो उधेड़ ही सकते हो। UK PCS का है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो PCS का एग्जाम होता है वहाँ पे जो लोग कलेक्टर बनते हैं वैसे ही बनते हैं। ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट आर नोन एज, बताओ या ईस्ट टू वेस्ट ब्लो हो रही है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे क्या है? ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ब्लो हो रही है। कौन नीचे आ रही है? देखो कौन आ रही थी? हरमट्टन आ रही थी, सिरोक्को तो ऊपर जा रही थी। बोरा तो है ही नहीं सहारा डेजर्ट में, बोरा तो यूरोप में है। बोरा ये मिस्त्राल याद है, ठंडी हवा। हाँ बोरा मिस्त्राल ठंडी हवा, ये तो यूरोप की है। When the Coriolis effect is counterbalanced by the pressure gradient force, the resulting wind is termed as, again, United Kingdom में PCS बन लो गाइस, UK PCS। तो भाई पोलर विंड है, प्रीवेलिंग विंड है, जियोस्ट्रॉफिक विंड है, या ट्रेड विंड है? कौन सी विंड है? क्या? चलो तो यहाँ पे आते हैं विद द कॉर्लियस इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? PGF से बैलेंस हो जाता है कॉर्लियस फोर्स और पैरेलली ब्लो होने लगती है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड हो जाएगी, ठीक है, भूस्थैतिक पवनें। What is the area around the equator called where the trade winds from both the hemisphere converge? अब बताओ NTPC का एकदम है कि नहीं, एकदम की हलवा क्वेश्चन है, एकदम नहीं लग रहा तुमको एकदम कि भाई क्या ही पूछ दिया अभी ये तो दोनों हेमिस्फीयर से आके विंड मिल रही है, क्या बोलते हैं इसको? और इसी का पार्ट होता है डोल्ड्रम, बहुत ही नैरो सा पार्ट होता है जहाँ पे विंड राइज करती हैं। हॉट लैटिट्यूड कहाँ पे? क्यों? ये हाई लैटिट्यूड पे है जहाँ पे विंड आपकी सबसाइड कर रही है। विंड जहाँ पर क्या कर रही है? सबसाइड कर रही है सर, सब ट्रॉपिक्स में 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन हैव लॉन्ग कोल्ड विंटर विद, ये नहीं करना है अभी, ये नहीं करना है सर, नहीं करना है, ये करो। वॉट टाइप, एक सेकेंड, विच द फॉलोइंग लोकल विंड इज नोन टू ब्रिंग, अच्छा ये नहीं करना है अभी, नहीं करना है, कल कर पाओगे। वॉट इज़ द लो प्रेशर बेल्ट अराउंड नियर द इक्वेटर कॉमनली नोन एज, इक्वेटर के आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? पोलर फ्रंट, हॉर्स लैटिट्यूड, डोल्टम, या फिर ट्रेड विंड बेल्ट? बताओ। हॉर्स लैटिट्यूड तो सब ट्रॉपिकल हाई में भाई, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ पे, ठीक है। इक्वेटर के पास क्या थे? ITCZ के जोन में, डोल्ट्रम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4 प्लीज रिपीट करते रखो। सर्कल फ्रंटल, सर कल फ्रंटल साइक्लोनिक रेनफॉल छोड़ दिए, क्या मतलब? तो उस समय क्या भांग पी रखे थे हैं? थोड़ा तो सेंसिबल हो बोला करो। छोड़ दिए थे तो क्या कान बंद कर रखे थे, अंगूठे डाल रखा था कान पे? बताया नहीं था कि पढ़ाएंगे आपको, जब साइक्लोन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। बोल तो रहे हैं साइक्लोन कल पढ़ाएंगे, छोड़ दिए थे कल।
जब छोड़े थे तो तुरंत बोले थे लाइन कि भाई जब साइक्लोन पढ़ाएंगे, यानी जब साइक्लोन आएगा कल परसों में तब देखेंगे उसको ना, छोड़ दिए थे सर, वो याद है, छोड़ दिए थे। शैलो डेजर्ट डिप्रेशन, ये यार लैंडफॉर्म से क्वेश्चन है। शैलो डेजर्ट डिप्रेशन, डिफ्लेशन हॉलो, विंड इरोजन से बनता है। डिफ्लेशन हॉलो पेडिमेंट, इंसेलबर्ग या पलाया, बताओ क्या होगा। इंसेलबर्ग या मोनैडनॉक तो पूरे पेडिमेंट में, ठीक है, पूरा अगर हम देखें पेडी प्लेन में, पेडी प्लेन और समतल मैदान है जो इरोजन से ही बनता है, वहाँ पर खड़ी हुई एक हिल है, उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग या मोनैडनॉक, ठीक है। और पलाया होगा शैलो डिप्रेशन। डिफ्लेशन हॉलो तो बनता है, वहीं बनता है डेजर्ट में, लेकिन चट्टान के अंदर बनता है, जैसे कि समुद्र में सी केव बनती है, वैसे यहाँ पर डिफ्लेशन हॉलो बनता है। विच द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड प्राइमरली बाय द रिवर एक्शन, तो रिवर एक्शन से, अगेन लैंडफॉर्म रिवाइज कर लो अब तुम यहाँ पे। इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर एक्शन। मोरेन, मोरेन कैसा बनता है, इसक में मुरैना का लोग ड्रम बजा रहे हैं, तो इसकर, मोरैन और ड्रमलिन। ड्रमलिन याद है, ऐसे ओवल शेप, बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी, टॉस एंड टेल एंड, तो ये सब आउट वॉश प्लेन, ये सब डिपोजिशनल फीचर हैं, तो डिपोजिशनल है ग्लेशियर का, ठीक है। डेल्टा ये डिपोजिशनल है रिवर का, ठीक है, ओल्ड स्टेज में, ठीक है। गॉर्ज और लेवी, ठीक है, गॉर्ज और लेवी, लेवी डिपोजिशनल है रिवर का, और गॉर्ज क्या है, वैली है, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज और कैनियन, कैनियन में स्टेप लाइक वॉल्स भी होती हैं इस तरीके के कुछ। इन द समर सीजन मिड जुलाई में IT CZ नॉर्थवर्ड चला जाता है, कहाँ मिलेगा, तो लिखा भी हुआ था वहाँ अगर देखा हो, ये जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं करना है अभी, ये नहीं करना है। द सदर्न ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द विंटर सीजन, अभी ये तो मानसून वगैरह में पढ़ेंगे। एट वॉट हाइट डू द जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, हाइट कितनी होती है जेट स्ट्रीम की, कितनी बताई थी हाइट, तो 9 से 13 किलोमीटर लगभग हाइट होती है इनकी, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ये तो वही लैंडफॉर्म का क्वेश्चन है। ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं। स्टैक तो बनता है समुद्र में, समुद्री वे जो वे होती हैं, इसे खड़ा है ना, खड़ा हूँ आज भी वहीं। मशरूम तो डेजर्ट बनता है, इस तरीके का मशरूम रॉक हो गया, ज्यूगन हो गया, पेडेस्टल रॉक हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया इस तरीके से, यारडांग हो गए, इस तरीके से जो बनता है यारडांग, ठीक है। तो ज्यूगन, पेडेस्टल रॉक, ठीक है, और मशरूम रॉक और यारलांग, ठीक है, यारडांग। लोएस हो जाएगा इसका आंसर। मोरेन तो ग्लेशियर कैसे बनता है, ठीक है। बाकी तो यार आप करेंगे, जो कर पाएंगे कर पाएंगे, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ये वाला करो बस। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर चौथा वाला आई थिंक डाउट था तो वो करवा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज़ नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सी दाब पेटी अश्वत्थांश के नाम से जानी जाती है। इक्वेटोरियल लो, इसको तो बोलते हैं डोल्ड्रम। सब पोलार लो, सब पोलार लो तो ये हो गया, ये पोलर हाई है, ये सब पोलार लो है, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, ये इक्वेटोरियल लो है, तो यहाँ से हवा उठ के यहाँ दब रही थी, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। उपोष्ट कटिबंधीय उच्च दाब, ठीक है। बाकी तो आप कर ही सकते हो, आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं तो ख़त्म ही है, ठीक है। 2 3 4 5 क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए भी आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है। चलो चौथे में क्या है, विच ऑफ द, सर उसमें वो पिछले बैच में PPT की PDF डलती थी टेलीग्राम पे, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका जो एप्लीकेशन है वहीं पे ही जो थ्योरी वाली PDF है जिसे पढ़ाते हैं, और जो MCQs वाली PDF है, दोनों वहीं पे ही डलती हैं जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। और वहाँ पे जो क्विज़ अटैच होती है, पिछली बार वही सेम ही क्विज़ होती थी जो यहाँ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब पिछली बार इस बार से क्या कर दिया है कि नए क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने लग गए हैं, ठीक है। चलो, तो क्या दिक्कत थी, कॉर्लिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द PGF, बिल्कुल यार, कॉर्लिस फोर्स ऐसे है, मतलब PGF ऐसे है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू आइसोबार, तो कॉर्लिस फोर्स हमेशा इसको डिफ्लेक्ट करेगा जो परपेंडिकुलरली ही लगेगा, सही है। एट द इक्वेटर द कॉर्लिस फोर्स इज 0 एंड द विंड ब्लोस, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड,
दूसरा वाला सही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये सही इसलिए नहीं होगा, बताता हूँ आपको किस लिए नहीं होगा। देखो ये बात तो सही है कि इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, ठीक है। इक्वेटर पे जो आपका कर्लिस फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक ठीक है। इक्वेटर पे कर्लिस फोर्स ज़ीरो होता है, और जब आप ऊपर जाते हो तो कर्लिस फोर्स बढ़ता है, और जब पैरेलल ब्लो होने लगती है आइसोबार के तो उसको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं। लेकिन जैसे कि याद हो जब जेट स्ट्रीम मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था इस तरीके से विंड आती है, वो करती है, फिर यहाँ से कुछ आती है, वो ऐसे सबसाइड करती है, लेकिन कुछ पार्सल ऑफ एयर होता है जो बच जाता है, सारा सबसाइड नहीं करता। ऐसे जब ये जो यहाँ से उठता है वो पूरा नहीं उठ पाता है, कुछ पार्सल यहीं पे रह जाता है। तो मैंने कि लाइफ हमें कभी परफेक्शन इस तरीके से चलती नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम इक्वेटर पे बात करें कॉलेज फोर्स ज़ीरो तो होता है, ठीक है, लेकिन इक्वेटर पे कॉलेज फोर्स ज़ीरो होता है, ठीक है। और इक्वेटर से जब इस तरीके से विंड चलती हैं तो जब वो आगे की ओर बढ़ती हैं तो वहाँ तो कर्लिस फोर्स होगा थोड़ा बहुत, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्योंकि लैंड मास इतना ज़्यादा है कि वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो एकदम अगर हम बात करें परपेंडिकुलरली होगा तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ डाइसी है, थोड़ा सा डाइसी इन दी सेंस कि वो चीज़ अज्यूम कर पाना कि यार हाँ लैंड मास होगा, लैंड मास की वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो डेविएशन होगा। एकदम परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे ब्लो नहीं होगी इवेंट, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बस माननी है। और हो सकता है आपको लगे कि सर ऐसे तो जियोस्ट्रॉफिक भी पैरेलल बिल्कुल नहीं ब्लो करेगी, वो करेगी, क्योंकि वो ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में ब्लो हो रही है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। और कर्लिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होता है, लेकिन जैसे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाओगे थोड़ा बहुत तो कर्लिस फोर्स आ जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप देखो जब इस तरीके से विंड आ रही थी तो हल्का सा डिफ्लेक्शन तो हुआ था ना, इक्वेटर पे है लेकिन फिर भी वहाँ पर तो इक्वेटर से ऊपर नीचे तो थोड़ा सा कर्लिस फोर्स होगा, तो एकदम परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, डिफ्लेक्शन तो होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन। और इसका जो पार्ट है दैट इज़ साइक्लोन वाला वो हम कल करेंगे। कल आपकी क्लास होगी तो प्लीज़ आ जाइएगा, थोड़ी सी छोटी सी क्लास होगी। आई नो धनतेरस है तभी मैंने तो वही मैंने आपको बताया कि भाई ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। तो अगर आप कुछ ना कुछ तो कल ख़रीदने जाओगे, थोड़ा सा धन भी खरीद लेना कल, है ना, ज्ञान भी, मतलब धन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान भी खरीद लेना कल, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। और कल हम साइक्लोन एंटी साइक्लोन में पढ़ेंगे और ओशन करंट पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, जिसको बैच अगर लेने ले सकता है। बाकी थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। लाइफ टाइम वैलिडिटी के बारे में क्या बताना, लाइफ टाइम का मतलब एक बार आपने ले लिया तो हमेशा के लिए रहेगा आपके पास, है।